रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन एंड आई एम इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से एक नए दिन का आगाज कर चुके हैं या करने वाले हैं। दोनों सूरतों में हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। अल्लाह करे आज का दिन आपके लिए अच्छा हो, आपकी ज़िंदगी के अच्छे दिनों में, मस्बत दिनों में इसका शुमार हो। जो बहुत ही दिलचस्प सीन्स, आज दो चीज़ें बड़ी अहम थी सड़कों के ऊपर। एक तो सड़कें वीरान हैं बिकॉज इट्स अ पब्लिक हॉलीडे एंड दैट फील सो गुड फॉर द पीपल हु वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग, पीपल लाइक अस एक्चुअली, जिन्होंने सुबह सुबह जाना होता है, 15 मिनट में घर से ऑफिस आए, जो 15 मिनट में आते हैं। और 15 मिनट इसलिए कह रहे हैं कि यूजुअली 25 से 30 मिनट होता है, सो हमें 10 मिनट हमारे बच गए। नंबर 2 आपने देखा कहीं धूप कहीं धुंध। हाँ, और धुंध। अच्छा, घर से निकली तो शदीद धुंध थी, जैसे ही मैंने थोड़ा सा आगे गई हूँ अगली रोड पे धूप थी। आई वाज वंडरिंग कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क में। फिर जैसे आप गुलबर्ग इस मुल्क में बात है वो तो इंजीनियरिंग, डोंट टेल मी अब आप धूप और धुंध को भी सियासत से रिलेट करिए। मैं कर नहीं रही, पर ये सियासत के मौके पे कहते हैं ये क्या हो रहा है इस मुल्क में। नहीं, अब मैंने धुंध को भी इससे रिलेट कर दिया है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। इट वाज क्वाइट स्ट्रेंज और मेरे साथ मिस कैलकुलेशन हुई। आपको बताया कि मुझे लगा कि मौसम नॉर्मल है, बट बाहर अच्छी खासी इट वाज 8 डिग्री, 8 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अच्छी खासी ठंड की। हम लाहौर की बात करें, वहां यहाँ की फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हैं। कराची में चूंकि बारिश है, हर तरफ ब्लू तो नहीं है, बारिश हो गई, ज्यादा लाल है, पानी 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 कराची में, तो ये वाली सूरत है। खैर जी, आज एक और बड़ा अहम दिन है। सबसे पहले हम उस पर बात करेंगे। हमारी बातें तो चलती रहती हैं और वो है हमारे निहत्ते जो कश्मीरी हैं, हमारे जो भाई हैं, उनसे इज़हार यकजहती के हवाले से। आज आपको मालूम है 5 फरवरी है और 5 फरवरी को 76 साल हो चुके हैं मकबूजा कश्मीर पर जो भारतीय तसल्लुत है, जो दहशतगर्दी है, जुल्म सितम है, बर्बरियत है, इसका सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। 4.5 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है 2019 से लेकर अब तक, जब भारत ने काले कवानीन के जरिए कश्मीर में सख्त तरीन कर्फ्यू नाफिज कर। बिल्कुल इसी हवाले से आज हमने बात करनी है। और जब भी कश्मीर की बात होती है, हमारा एक स्पेशल सेगमेंट होता है रोड टू श्रीनगर। आज हम इसी में बात करेंगे कश्मीर के से यकजहती के हवाले से। चूँकि कश्मीर के हवाले से बात हो रही है तो इसी सिलसिले में इस्लामाबाद में एक रैली निकाली जा रही है कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए। ये आपको कुछ मनाजिर नज़र आ रहे हैं। इसमें हमें जमाल शाह साहब नज़र आ रहे हैं जो कि सकाफत के वज़ीर हैं, केयर टेकर, और इनके साथ साथ दीगर मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग मौजूद हैं। और अगर मैं राइटली आइडेंटिफाई करूँ तो ये डी चौक का इलाका लग रहा है अरमिला हसन, इस्लामाबाद का। इस वक्त हम देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जो लोग हैं, हम तुम्हारे साथ हैं के बैनर्स को उठाए हुए, और जो कश्मीरियों के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है उसके खिलाफ अलम एहतजाज बुलंद कर रहे हैं, कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। जैसा कि हमने जिक्र किया, 2019 से अब तक तकरीबन 4 साल से ज़ायद का अरसा हुआ चाहता है जब भारत ने काले कानून नाफिज किए हैं। जो एक स्पेशल स्टेटस था कश्मीर का, उसको ख़त्म करने की कोशिश की है, लेकिन ये स्पेशल स्टेटस कागज़ों में तो भारत ख़त्म कर सकता है, लेकिन कश्मीरियों के दिलों से कैसे ख़त्म करेगा। कश्मीरी जिन्होंने अपनी नस्लें कुर्बान की हैं इस जद्दोजहद आज़ादी के लिए, यकीनी तौर पर जब तक वो अपना इस मकसद को हासिल नहीं कर सकते, जब तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होते, ये जद्दोजहद जारी रहेगी। और पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों की सिफारती, सियासी, इखलाकी मदद की है। पाकिस्तान अपनी ये मदद जारी रखे। ये मनाजिर पाकिस्तान इस्लामाबाद कैपिटल के हैं जहाँ पे इस वक्त ये रैली निकाली जा रही है कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए। हम जैसा कि स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे थे, तो भारत ने 2019 के अंदर अगस्त में अरमिला लाखों कश्मीरियों को घरों के अंदर महसूर कर दिया, दुनिया की सबसे बड़ी जेल में कन्वर्ट कर दिया कश्मीर को। वहाँ पर आज भी कारोबार ज़िंदगी मुअत्तल है, लोग बहुत मुश्किल से सूरत हाल में गुजारा कर रहे हैं, घरों में लोग महसूर हैं, खाने पीने की अशिया के अलावा अद्वियात तक की किल्लत है। और जो वहाँ पे बसने वाले मुसलमान हैं उनको आए रोज़ खून में नहलाना, जेलों में अजियत देना, ये एक मामूल की कार्रवाई बन चुका है। और एक तरफ जहां हम इस खून आलूद वादी को जहां जन्नत नज़ीर के नाम से जानी जाती है, वहीं इस जन्नत में शोहदा का खून भी महकता है। नौजवान लड़कों को बारूद बांधकर टुकड़ों में तकसीम करना, बुजुर्ग बूढ़ों को जेलों में घसीटना अब खेल तमाशा सा एक लगता है। गुज़श्ता साल जी दिसंबर में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की खसूसी आईनी हैसियत से मुतल्लिक जो आर्टिकल 370 है, इसकी मनसूखी और इसे मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों में तकसीम करने के 5 अगस्त 2019 के मुतना
मुतनाज़ा फैसले को चैलेंज करने वाली दरखास्तों को मुस्तरद किया और रवा साल सितंबर तक मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था। मगर इस फैसले पर भी दुनिया भर में तनकीद हुई और फैसले को मोदी सरकार को खुश करने के फैसलों से जोड़ा गया। पाकिस्तान ने भी इस फैसले को खुलकर मुस्तरद किया और भारत मुसलसल कश्मीरी मुसलमानों को अक़लियत में बदलने की कोशिश कर रहा है। मगर भारत को ये बात याद रखनी पड़ेगी कि मकबूजा कश्मीर के भाइयों को तन्हा समझने की हमाकत बिल्कुल ना की जाए। पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और पाकिस्तान हर फोरम पे, जहां इमरान आपने बात की कि कश्मीरियों के हक में आवाज़ बुलंद करता रहा है और करता रहेगा भी, और पूरी कौम, जिस तरह हमने कुछ मनाजिर आपको दिखाए, आज पूरा दिन मजलूम कश्मीरियों से यकजहती का दिन मनाया जाएगा। कोहाला पुल पर भी आपको पता है यौम कश्मीर के हवाले से सबसे बड़ी तकरीब हो रही है, जिसमें आम शख्सियात भी शिरकत करने वाली। एग्जैक्टली। और एक बात यहाँ पे भारत के मीडिया पे जो अक्सर होती नजर आती है ना, वो पाकिस्तान की मुआशी हालत पे है। किनकी तो मुआशी हालत इतनी कमजोर है, ये कश्मीर क्या लेंगे हमसे, हम तो इनसे बाकी मांदा कश्मीर भी वापस ले लेंगे, टॉकिंग इन देयर लैंग्वेज। पाकिस्तानी भले इसका इजहार न कर पाते हो, या पाकिस्तान में बिलाशुबा मुआशी चैलेंज मौजूद हो अपनी जगह, लेकिन वेन एवर इट कम्स टू कश्मीर, जब भी कश्मीर का नाम आता है, पाकिस्तान की कौम एक सीसा पिलाई दीवार की तरह कश्मीरियों के पीछे खड़ी नजर आती है। और इसीलिए आप कश्मीर का जिक्र करके देखें, आप बात करके देखें, आप कोशिश करते रहते हैं, आपको जवाब वैसे ही मिलेगा जैसे आज से 30, 40, 50 साल पहले मिलता था। और जहां तक मुआशी हालत की बात है, तो कौमों पे मुश्किल वक्त आते हैं, पाकिस्तान पे एक मुश्किल वक्त है, ये गुजर जाएगा। लेकिन ये मुश्किल वक्त सिर्फ पाकिस्तान की सरहद के अंदर अंदर है। जब पाकिस्तान की सरहद के बाहर से कोई भी दरअंदाजी होती है, तो देन उसका जवाब पाकिस्तान को देने, चाहे इंडिया का मामला हो, चाहे ईरान का मामला हो, पाकिस्तान नोज हाउ टू रिटेलिएट एंड रिस्पॉन्ड, और वी डू। और मौशी सूरत हाल की बात करें तो इंडिया के अंदर जो हम सेकुलरिज्म या दीगर चीज़ों के मामला देखते हैं, वो भी एक सवालिया निशान है उनकी डेमोक्रेसी के ऊपर, जिसपे वो बहुत बड़ा दावा करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मौशी हालात, गुर्बत सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर है। वहाँ पे जो गरीब हैं, जो बहुत ही गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारे, उन पे भी इंडिया को नज़र दौड़ानी चाहिए कि उनके अपने मुल्क में क्या है, उनकी मौशी सूरत हाल कैसी है। पाकिस्तान तो कहीं ना कहीं स्टैंड करता ही है, और हम करते आ रहे हैं, और बड़े मुश्किल हालात में ये कौम जो है बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड करती है। दो के हालात जैसे यू सेट के बॉर्डर के अंदर ही होते हैं, बॉर्डर के बाद तो फिर हम जवाब देने का हुनर खूब जानते हैं और बार बार जवाब दिया। जी बिल्कुल ऐसे ही है, एक ही चीज़ हम जानते हैं, और वो है आपसे मुकाबला करना। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने खुसूसी पैगाम में कहा है कि जम्मू कश्मीर का मुनसिफाना हल हमारी खारजा पॉलिसी का कलीदी सुतून रहेगा। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के उसूल तक उनकी जो हिमायत है वो जारी रखेगा। इसी मौके पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने भी यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से अपने खुसूसी पैगाम दिया है और कहा है कि मसला कश्मीर का वाहिद हल और हतमी हल आज़ादाना इस्तिस्वाब राय से किया जाए। उन्होंने आलमी बरादरी पर यह भी जोर दिया कि सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर को हल किया जाना चाहिए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बड़ी अहम शख्सियत इस वक्त हुर्रियत रहनुमा भी हैं, वज़ीर आज़म की मामले खुसूसी बराए इंसानी हुकूक भी हैं, इसके टेकर गवर्नमेंट के अंदर मिशाल मलिक साहिबा मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस दिन की यकीनी तौर पर उनके लिए बड़ी अहमियत है, उनके शौहर की निस्बत से भी, उनकी अपनी फैमिली की निस्बत से भी। तो हम मिशाल मलिक साहिबा से इसी हवाले से बात करते हैं। मिशाल साहिबा, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं 5 फरवरी की अहमियत के हवाले से आपसे जानना चाहता हूँ। अब जूं मौसम वक्त गुजर रहा है, हालात बदल रहे हैं, इस दिन की अहमियत और मुसल्लम हो रही है दुनिया के हालात को देखते हुए। आप खुद भी कश्मीरी हैं, अभी तक कश्मीरी आज़ादी के मकसद के हुसूल तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन जद्दोजहद कमाल की कर रहे हैं और मुसलसल जारी रखी है। आप कैसे देख रही हैं? ये तो आज़ादी की जो स्ट्रगल्स होती हैं, इनमें कोई टाइमलाइन तो होती नहीं है, सदियां लग जाती हैं। और ये तो जहाद मुसलसल है और इसके अंदर नस्ल दर नस्ल कुर्बानियाँ चलती हैं। कोई इलेक्शन तो नहीं होते कि 5 साल के बाद आपको मंजिल मिल गई या 10 साल की जेल काटी आपने तो फिर आप रिहा हो गए और आपको अपना है वो रिज़ल्ट मिल गया। ये बहुत ही मुश्किल तरीन तहरीकें होती हैं और इसके अंदर वो हौसला, वो अज़म और वो जो ईमान की ताकत होती है, आपके जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है। और कश्मीरियों ने आज तक कभी हार नहीं मानी और कितनी लाशें जो हैं लाखों जवानों को, मासूमों को कुर्बान किया है और इस तहरीक को हमने बहुत लंबी होती है। आप बिल्कुल ठीक कह रही है, इसमें कोई टाइमलाइन तो होती नहीं है। आर्टिकल 370 को ख़त्म किया, फिर इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुतनाज़ा फैसला भी दिया। आपने क्या फील किया कि इस फैसले के बाद क्या ये जो कश्मीरियों के अंदर मोटिवेशन था वो ज़्यादा हुआ, या इस फैसले ने उनको कहीं ना कहीं डीमोटिवेट किया, या जो उम्मीद की किरण थी वो कम हुई जद्दोजहद को लेकर?
हिंदुस्तान ने हर तरह का टेररिज्म किया है, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, और उसके अंदर ये जो लेटेस्ट फॉर्म है, जो इनका जुडिशल टेररिज्म है और जो इनका लेजिस्लेटिव टेररिज्म है, उसके थ्रू उन्होंने एक लॉफेयर करके सारी कश्मीरी कौम को जो है अपनी ही ज़मीन के ऊपर स्टेटलेस कर दिया, रेफ्यूजी का स्टेटस दे दिया है, और वहाँ 50 लाख से ज़ायद इंडियंस को वहाँ के डोमिसाइल दे दिए हैं। और अब अगले मज़ीद इस साल के अंदर इनका प्लान है, जो इलेक्शन ईयर है इंडिया के अंदर, बहुत तेज़ी के साथ RSS जो है वहाँ पे डोमिसाइल्स इशू करी है हिंदुत्वा के फॉलोअर्स को। तो अगर इस प्लान के अंदर ये खुदा न खास्ता कामयाब हो जाते हैं, जितनी भी कश्मीरियों की कुर्बानियाँ हैं वो रायगाह जा सकती हैं, क्योंकि अगर ये प्लेबिसिट कराते हैं और इसके अंदर सारे के सारे इंडियंस ही वोट करे होंगे इंडिया के हक़ में, तो कश्मीरी कहाँ जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो आलमी इदारे हैं वो इसका नोटिस लें, और इस दुनिया की सबसे बड़ी जो है एक कौम की नस्ल कुशी दुनिया के सामने की जा रही है। ऐसे ही है, ऐसे ही। अच्छा, मौजूदा हालात के तनाजुर में इस वक्त फ़लस्तीन और कश्मीर में मिसाल हम देखते हैं एक जैसी सूरत हाल है। वहाँ पे भी इसी तरह इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, इंसानियत का कत्ल हो रहा है, कश्मीर में भी ऐसी है। मुसलमान ज़ेर अताब हैं, इन शॉर्ट एंड वर्ड्स। क्या इस वक्त जो इस्लामी दुनिया के ख़ास तौर पे इस्लामी ममालिक के जो किरदार इसके ऊपर आए, क्योंकि बहुत तगड़ी है इस्लामी दुनिया, अगर चाहे तो दुनिया का नक्शा तब्दील हो सकता है उनकी एफर्ट से, क्या आप इन इक़दाम से मुतमईन हैं जो इन दोनों मसाइल पर अब तक इस्लामिक वर्ल्ड ने किए? मुतमईन तभी होंगे जब कश्मीरियों को आज़ादी मिलेगी, और मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तानी कौम की भी, और जितने भी आज़ाद कश्मीर में दुनिया भर में पाकिस्तानी कश्मीरी डायस्पोरा, जितने भी ममालिक जो हैं पाकिस्तान के अंदर और बाहर के मुल्कों के अंदर, जो भी, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका के अंदर हो, चाहे वो टर्की में हो, चाहे कनाडा में हो, चाहे वो यूरोप के अंदर हो, जो बाहर निकले हुए कश्मीरियों की आवाज़ बन के दुनिया भर में, चाहे वो इस्लामी ममालिक हों, कि आप लोगों के सपोर्ट हमें मुसलसल चाहिए, और ख़ाली एक दिन की बात नहीं है। और जिस तेज़ी से जेनोसाइडल एक्ट्स और एथनिक क्लेंजिंग इंडिया कर रहा है, हमें आपका ठोस जो है स्ट्रॉन्ग किस्म का सपोर्ट चाहिए, जिसके तहत हम इंडिया को अंडर इकोनॉमिक और डिफेंस सैंक्शंस डालें कि वो ये वॉर क्राइम्स और जेनोसाइडल एक्ट्स बंद करें। अच्छा मिसाल, ये भी बताएं कि आप वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी भी हैं, इंसानी हकूक़ के हवाले से काम कर रही हैं, और आप दुनिया की सबसे बड़ी इंसानी जेल के हवाले से काम कर रही हैं, और पाकिस्तान ने भी सफारती सतह पर बड़ी कोशिशें की हैं मसला कश्मीर हल करने के हवाले से, और अभी भी मुसलसल कोशिशें जारी रखे हुआ है। आप तो किन खतूत पर आपको लगता है कि पाकिस्तान को मज़ीद इक़दाम की ज़रूरत है, और अगर ये मसला उठाया जाए, मज़ीद उठाया जाए कश्मीर को लेके, दो कि भारत का जो मकरू या मकार चेहरा है वो देख रही है दुनिया, अब क्या मज़ीद इक़दाम होने चाहिए कि ये जो पाकिस्तान जो है इसको मजीद बेनकाब कर सके? जरूरी है, क्योंकि हम लोग एक इंटरम सेटअप के अंदर आए हैं। इसके अंदर मैंने अपनी तरफ से कश्मीर कंसल्टेटिव कमेटी पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में अपने अंडर इस्टेब्लिश की है, जिसके अंदर बहुत से एकमेडिशंस, लीगल एक्सपर्ट्स को, हुर्रियत के रहनुमाओं को ऑन बोर्ड लिया है, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है कि उसमें कश्मीरी स्टेक होल्डर्स हों, और उसके अंदर हमने उसको सेगमेंटाइज़ किया है कि मीडिया पॉलिसी क्या होनी चाहिए, इसके साथ साथ इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंगली हम कैसे कैंपेन करें, फिर इसका एक इंटरनेशनल भी इसकी एक सब कमेटी बना रहे हैं, इंटरनेशनल कश्मीर कंसल्टेटिव कमेटी। उसी तरह हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर पूरे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में कश्मीर कंसल्टेटिव कमेटीज़ बना रहे हैं, ताकि ग्रास रूट की जो आवाज़ है, जो ओपिनियंस हैं, वो उनको हम एम्पावर करें, उनके आइडियाज़ को बना के हम अगली जो भी रजीम आ रही है पाकिस्तान के अंदर, हम उनको अपनी तरफ से एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटिजिक प्लान दें, और इसके अंदर जो मकबूजा जम्मू कश्मीर के रेफ्यूजीज़ हैं उनको भी हम इसके अंदर ऑन बोर्ड ले रहे हैं इस कश्मीर कंसल्टेटिव कमेटी के अंदर, और उसके साथ साथ जो AJK के स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। और इसके थ्रू मैंने कश्मीर सेंटर्स पूरे HEC चेयरमैन के साथ मिल के इसी कमेटी के थ्रू हमने पूरे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में कश्मीर सेंटर्स इस्टेब्लिश किए हैं, और कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज़ जो हैं मैंने शुरू करवा दी हैं पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर। आई थिंक इट विल हेल्प टू नो यंग जनरेशन को इससे जानने में काफ़ी मदद मिलेगी इस कॉज के हवाले से। अच्छा, चूंकि मसले को तो कई दिहाइयां गुजर चुकी हैं, अब वहां पे एक इंतहा पसंद हुकूमत है, एक इंतहा पसंद आदमी की हुकूमत है, नरेंद्र मोदी, जो कि खुद को तरक्की पसंद कहता है, लेकिन उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो इंतहा पसंदाना है। मोदी के आसपास के जो लोग हैं, अजय देओल टाइप, वो जो जिस तरह के बयानात दे रहे हैं कि जी हम बाकी मादा कश्मीर भी ले लेंगे, फिर उनके मीडिया के ऊपर कैंपेन्स चलती हैं, आपको नहीं लगता कि दुनिया को भारत के इस रवैये पर, जो कि खुद को एक बड़ी इकोनॉमी के तौर पे मर्ज करना चाह रहा है, बड़ी सेकुलर फोर्स और डेमोक्रेसी के तौर पे मर्ज करना चाह रहा है, उस दुनिया को इन बयानात का नोटिस लेना चाहिए? ये बयानात एक एटमी जंग का शाखसाना हो सकते हैं?
दुनिया को होश के नाखून लेने चाहिए। आजकल की जंगें पुराने वक्तों की जंगें नहीं हैं, ये न्यूक्लियर वेपन्स हैं और आरएसएस की कमांड है जो एक दहशतगर्द तंजीम है जिसका मोदी डाई हार्ट फॉलोअर है और वो इस वक्त वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है। और हिंदुत्व की ब्रिगेड, सैफ्रनाइजेशन की, अखंड भारत का नैरेटिव जिस तेज़ी से फैलाया जा रहा है और अयोध्या मंदिर जो तामीर किया गया है इसके ऊपर बाबरी मस्जिद को शहीद करके, तो ये तो ऐलान जंग इन्होंने पहले ही कर दिया 5 अगस्त 2019 के बाद और भी तेज़ी से, और ये बढ़ता जा रहा है। और इसके अंदर जो थ्रेट्स आज़ाद कश्मीर को जंग की दी जा रही हैं, जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में करा रहा है, आज़ाद कश्मीर में भी टारगेट किलिंग्स की हैं इंडिया ने, उसके जो रॉ के जो टेररिस्ट हैं उनके थ्रू ट्रांसनेशनल टेररिज्म फैला रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि ये जो इनका ग्लोबल भी नेटवर्क है, टेरर नेटवर्क जो है इंडिया का, टेरर फंडिंग का और ट्रांसनेशनल एक्शंस का, इनको अकाउंटेबल किया जाए, इनको अंडर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस, इंटरनेशनल जो है लॉज की वायलेशन जो कर रहे हैं, इनके ऊपर इकोनॉमिक और डिफेंस सैंक्शंस लगाए जाएँ और उनको निकाला जाए मकबूजा जंग। डेफिनेटली हम आपके हस्बैंड यासीन मलिक साहब के हवाले से भी ज़रूर जानना चाहेंगे। प्लीज, तिहाड़ जेल में वो इस वक्त कैद हैं, हम ज़रूर चाहेंगे कि आप उनकी तबीयत के हवाले से बताएं, आपका कोई राबता हुआ, तबीयत कैसी है उनकी? देखिए, इस दुनिया में आई थिंक सबसे मुश्किल काम है कि हमारी फैमिली का आपस में रब्ता हो जाए। सैटेलाइट से बाहर प्लैनेट्स पे भी रब्ता हो जाता है, मगर ये वाहिद हम लोग हैं जिनको, कश्मीरी कौम है जिनको फैमिली से मिलना, क्या लेटर नहीं भेज सकते, उनके फ़ोन पे नहीं बात कर सकते, वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती, उनको टेलीग्राम नहीं हो सकता, किसी भी सूरत का रब्ता जो है उन्होंने हर सूरत का मुंतकिल किया हुआ है और उनकी हालत इस वक्त बहुत वीक है। मेरी सास ने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर भी रिट की है अभी रिसेंटली, क्योंकि उनको इलाज नहीं कराया जा रहा, उनको फिजिकल मेंटल टॉर्चर है। ही नीड्स टू बी क्रिटिकली इल, ही नीड्स टू बी शिफ्टेड टू एन आईसीयू, और उसमें अपील किया है कि एम्स हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया जाए। अभी तक उस पर कोई फ़ैसला नहीं लिया जा रहा और किडनी की भी उनको सीवियर प्रॉब्लम है और कार्डियक इश्यूज़ हैं उनको और मेटालिक हार्ट वाल्व है और लाइफ सेविंग ड्रग्स भी नहीं दी जा रही। तो ये तो साफ जाहिर है कि उनको जिस तरह कत्ल करने का, फांसी घाट चढ़ाने का और विद इन प्रिजन भी जिस तरह उनके साथ ट्रीटमेंट की जा रही है, ये वाकई में इस सदी का मौजज़ा है कि वो इस वक्त ज़िंदा है। अल्लाह ताला सेहत में जिस तरह के मसाइल हैं, ऑब्वियसली इस पे हम दुआई कर सकते हैं। आखिर में इस दिन के हवाले से कोई मैसेज आप देना चाहें, कौम आपको इस वक्त देख रही है? के दिन मैं यही कहूँगी सारी पाकिस्तानी कौम को, आज़ाद कश्मीर के लोगों को, पूरी दुनिया में जो ग्लोबल पब्लिक है और जो पाकिस्तानी कश्मीरी डायस्पोरा, जितने भी ममालिक, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो यूरोप में हो, मुस्लिम उम्मा, कहीं भी दुनिया भर में लोग जो हैं, साउथ अफ्रीका, हर जगह से जो मुझे रिपोर्ट्स आती हैं कि लोग बाहर निकले हुए हैं कश्मीरियों के साथ सॉलिडारिटी के लिए। पहले तो मैं तहे दिल से आप सबकी शुक्रगुजार हूँ और उसी तरह ऑल सेगमेंट्स ऑफ पाकिस्तान सोसाइटी, चाहे वो इसके अंदर हमारा मीडिया हो, दिन रात वो हमारी आवाज़ बने आज के दिन ख़ास तौर पे, और उसके साथ साथ जो लॉयर्स हैं बाहर सड़कों पे निकलें, एहतजाज करें हमारे लीगल राइट्स के लिए। उसी तरह स्कूल्स, कॉलेजेस बंद हैं और स्टूडेंट बाहर सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो बिज़नेस कम्युनिटी है उन्होंने अपना बिज़नेस बंद किया हुआ है, अपना इकोनॉमिक लॉस बेयर कर रहे हैं आज के दिन पूरे मुल्क में, और वो कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। तो आप सबकी जो है मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, मगर ये सिर्फ़ एक दिन की जद्दोजहद नहीं है, हमने इसको बहुत तेज़ी करनी है। ये आज का 5 फरवरी दिन ब दिन हर साल जो है बर्बरियत बढ़ती जा रही है, नस्ल कुशी। ये ना हो कि अगले साल तक वहाँ पे पूरा का पूरा इंडिया सेटल हो जाए, उनकी आवाम, और वो मेजॉरिटी में वहाँ पे बैठे हों जो उन्होंने आबादी का जो रेशो चेंज किया है। तो इसलिए बहुत तेज़ी से अपनी कैंपेन और अपनी आवाज़ जो है कश्मीरी कौम के लिए दिन रात आप लोग हमारी जद्दोजहद में हमारा साथ दें। बहुत शुक्रिया मिशाल मलिक साहिबा, मामले खुसूसी बराए इंसानी हुकूक, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आप हमारे साथ मौजूद थी, इस अहम मसले पे बात कर रही थी और यकीनी तौर पे आप से बेहतर कोई फील नहीं कर सकता है, बिकॉज़ आपकी फैमिली सफ़र कर रही है, यासीन मलिक साहब सफ़र कर रहे हैं और उन पे आपने बताया कि कितनी स्वेयर किस्म के उनकी हेल्थ इश्यूज़ हैं। अल्लाह उनको सेहत भी दे और जल्द वापस लाए और भारत का चेहरा दुनिया के सामने लेकर आए। अच्छा जी, अब आपके साथ चूँकि जिक्र हो रहा है कश्मीर का, कश्मीर जो पहचान है ना उसकी, वो खूबसूरती है, वो उसकी नेचुरल ब्यूटी है। कुछ ऐसे मनाजिर हमने आपको दिखाने हैं जिसकी वजह से हम कश्मीर को जन्नत नज़ीर कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? मकबूजा कश्मीर जिस वक्त भारत का नाजायज़ कब्ज़ा है, जहाँ पे आपको गोलियों और बारूद की बू आती है, ये उसका वो असल चेहरा है जो कि दुनिया के सामने आना चाहिए, जिसको भारत ने बिगाड़ के रख दिया है। ये पाकिस्तान की शहरग है, पाकिस्तान का एक ऐसा हिस्सा है जो दुनिया में जन्नत का एक टुकड़ा गर्दाना जाता है। मकबूजा कश्मीर अपने हुस्न और दिलकशी के हवाले से यकीनी तौर पे अपना कोई सानी नहीं रखता। ज़्यादातर लोग यहाँ कश्मीरी बोलते हैं, डोगरी और पहाड़ी ज़बान बोलते हैं। वो कश्मीर जहाँ सर्द हवाएं चलती हैं, ज़ोर की बर्फ़ पड़ती है,
भारत की दरिया दिली ने इस सरजमीन में जगह जगह लालाजार गाए और गुलो यास्मीन के चमन खिलाए। जगह जगह चश्मे और तालाब हम देखते हैं, नाशपाती के दरख्त हैं। भारत इस नक्शे को बिगाड़ने की भरपूर कोशिश कर रहा है, ताहम कुदरत ने जो अपना हुस्न यहाँ पे बिखेरा है वो लासानी है और उसकी दुनिया भर में कोई मिसाल नहीं मिलती। बिल्कुल, ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं ये अभी बर्फबारी के विजुअल्स हैं जो इस वक्त जन्नत नज़ीर कश्मीर के अंदर हो रही है, और ये विजुअल्स जो हैं इतने खूबसूरत हैं। यहाँ पे जिस तरह से आप शारे हम देख रहे हैं, ये वाकई जो मनाजिर हैं ऐसे लगता है कि कोई आप बस विजुअल एक वर्चुअल वर्ल्ड में कोई ऐसी चीज़ हो रही है। तो इसी हवाले से जी बर्फबारी के मनाजिर को कुछ नन्ही बच्चियां जो हैं वो इस बर्फबारी को किस तरह से एंजॉय कर रही हैं, एक हमारे पास वीडियो है कश्मीर के हवाले से, आपको वो दिखाते हैं। इन्होंने तो पता नहीं कितनी बर्फबारी एंजॉय किया, हमने इनको देख के बड़ा एंजॉय किया है। ये इतने ज़बरदस्त किस्म की व्लॉग्स बना रही हैं दोनों, मुझे लगता है ट्विन बहनें हैं। ट्विन्स हैं और मुझसे बहुत अच्छी उर्दू इस बच्ची की है जो बोल रही है। सही बात है। बीचों बीच बहुत खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल उर्दू के, लहजा भी बहुत अच्छा, थोड़ा सा कश्मीरी टच उसके अंदर। लुक्स ब्यूटीफुल है, लुक एट देयर कपड़े, जिस तरह के कॉस्ट्यूम्स उन्होंने पहने हैं कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और वो कश्मीर का जो एक इमेज है, जो चेहरा है, जो वो वाइब हमें आ रही है। इट्स ऑल अबाउट द एनर्जी, कि आप बच्चों को किस तरह की एनर्जी मिलती है इस तरह के मनाजिर को देखकर। ऑब्वियसली जिन मुश्किल हालात में वो रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद इतनी जिंदा दिली दिखाना ऑब्वियसली बड़ा मुश्किल हमारी होता दुआ है कि ये बच्चे आज़ाद सांसों के साथ दुनिया में आए और आज़ादी की फ़िज़ा में सांस लें, आज़ादी से अपने फैसले करें, आगे बढ़ें। और मसला सिर्फ ये नहीं है कि कश्मीरी भारत के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, मसला सिर्फ ये है कि कश्मीरी अपनी मर्ज़ी से रहना चाहते हैं। कोई उन पे इम्पोज नहीं कर सकता कि वो कहाँ रहना चाहते हो कहाँ नहीं। जहाँ पे हम जारियत का जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तान के ज़ारी यकजहती का जिक्र कर रहे हैं, वहीं पे मकबूजा कश्मीर में जो भारतीय जारियत है इसका शिकार मजलूम कश्मीरी इस वक्त उनसे ज़ारी यकजहती के लिए आज़ाद कश्मीर के दारुल मुज़फ़्फ़राबाद है। और आपको मालूम है यहाँ पे ये एक्टिविटी होती है। यहाँ पे यहाँ से शुरू होने वाली यकजहती कश्मीर स्नो क्रॉस जीप रैली वादी नीलम के सियाती मकाम शारदा में इसके जीप रैली के जो शुरका है उन्होंने एक इंसानी जंजीर बनाई, बर्फ़ के ऊपर ही उसके मनाजिर हैं। इसमें इलाका मकीन भी शामिल हो गए, तो ये जंजीर लंबी होती चली गई। ये मुज़फ़्फ़राबाद की मनाजिर है जहाँ पे एक अनोखे अंदाज से यहाँ पे जो कश्मीरी थी उन्होंने अपने भाइयों के साथ सरहद के उस पार, जो कि उनसे थोड़े ही दूर हैं लेकिन बज़ाहिर थोड़ी दूर हैं, वैसे सदियाँ पता नहीं गुजर जाएंगी या गुजरी हैं जुदाइयों की, बहुत से लोगों के दरमियान ख़ानदान मुख्तलिफ जुदा हो गए, आधे ख़ानदान इधर हैं आधे ख़ानदान उधर हैं। बहरहाल ये एक ज़ारी यकजहती का मुनफरिद और बेहतरीन अंदाज़ था जो कि यहाँ पे मौजूद जो स्नो जीप रैली के शुरका हैं उसके साथ साथ मकामी लोग हैं उन्होंने बनाया। और यहाँ पे जो मकामी पुलिस थी, इंतज़ामिया थी, उनके साथ मिलकर ये इंसानी जंजीर बनाई गई और दुनिया को पैगाम दिया गया कि कश्मीरी चाहे कंट्रोल लाइन की उस तरफ हो या कंट्रोल लाइन के इस तरफ हो, उनके दिल एक साथ धड़कते हैं और पाकिस्तान के दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं। और जब तक ये मसला हल नहीं होता, जब तक कश्मीरियों को खुद ये हक नहीं दे दिया जाता कि वो फैसला करें वो किसके साथ रहना चाहते हैं, ये मसला हल नहीं होता, पाकिस्तानी इनकी हिमायत जारी रखेंगे। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती का आज दिन है, हम इस हवाले से बात कर रहे थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। अब कुछ मौसम की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। हमने लाहौर के हवाले से सुबह आपको कुछ थोड़ा बहुत बताया था। लाहौर समेत पंजाब के जो मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश हुई। सर्दी एक बार फिर से कह लें कि दोबारा उसमें इजाफा हुआ है तो गलत नहीं होगा। एक मगरबी लहर मुल्क के बेशतर इलाकों को मुतासर कर रही है और आज भी इस हवाले से इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान की बात की जाए, कश्मीर और इसके मुल्हक्का इलाकों की बात की जाए तो तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। कल जी यानी हफ्ते के रोज़, बल्कि इनफैक्ट परसों हफ्ते के रोज़ कराची में बारिश हुई जिसने महकमा मौसमियात को भी हैरान और परेशान कर दिया और साथ साथ इंतज़ामिया भी हैरान और परेशान थी और अवाम भी हैरान और परेशान थी। सब बहुत परेशान थे। आप जहाँ पूरे शहर में जब कराची में बारिश होती है तो लोग बहुत खुशी का इजहार करते हैं, लेकिन तकरीबन सारे लोग हमें सड़कों पर अपनी गाड़ियों को, मोटरसाइकिल्स को धक्के देते हुए नजर आए। कोई अपने घर से पानी निकालता हुआ नजर आया। जो सड़कों पर सूरत हाल नजर आई वो बहुत ही खस्ता थी और बुरी थी कि हम खुद परेशान थे कि ये कराची में बारिश हुई है तो ये जो बाद में सूरत हाल हुई है ये बहुत ही शादी हॉल के मंजर देखे रात को मैं चैनल पे एक थाना देख रहा था, ये चेक करें जी किस तरह शादी वाला प्रोग्राम तो खराब हो गया बहुत ज़्यादा। तो इसके साथ साथ हमने देखा हर जगह पे जहाँ पे जिन इलाकों में बारिश हुई है बहुत ज़्यादा पानी आया है। सबसे पहले तो सवाल ये महकमा मौसमियात से बनता है कि आपको क्यों पता नहीं चला,
आपका काम है पता चलाना भाई, आपको पता होना चाहिए क्या टेक्नोलॉजी फेलियर था, क्या मसाइल थे। इसमें भी हमने बात करी है। सरदार सरफराज साहब हमें ज्वाइन करेंगे इसके ऊपर, और हमारे नुमाइंदे आफ्ताब खान हमें ज्वाइन कराची से, जिनसे हम ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन लेंगे। सरफराज साहब आपकी इजाज़त से ज़रा मैं पहले आफ्ताब से ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लूँ, फिर आफ्ताब साथ ही रहेंगे, उनसे भी बात होती रहेगी और आपसे भी हम ज़रा इस पर डिस्कस करेंगे। आफ्ताब, आप इस वक्त कहाँ पे हैं? ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है कराची की? पानी उतरा है? हमारे सुनने में तो आ रहे कि हालात ठीक नहीं है। जी देखिए, मैं इस्लामिया कॉलेज के पास मौजूद हूँ और अभी इस वक्त शहर की मौसम की अगर बात करते हैं ताज़ा तरीन, तो कहीं अबर आलूद मौसम है और कहीं पे जो है वो धूप निकली हुई है। कुछ इलाकों में फुहार और बूंदाबांदी की इत्तलात भी मौसूल हो रही है। इसके अलावा जो है अगर हम उस शब की बात करें, यानी हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब की, तो वो 8 घंटे जो है कराची के शहरियों पे बड़े कठिन और कड़े गुजरे। और थोड़ी सी मैं तमीज़ बातें चलूँ कि ये कराची चूँकि बाकी दुनिया भर के साहली शहरों की तरह जो है, इसके बिल्कुल साथ मिली हुई एक वाटर बॉडी समंदर भी मौजूद है, और जो किसी भी वक्त गैर मामूली हालात का जो है वो सबब बन सकता है। तो इसको संजीदा नहीं लिया गया, और जिसकी वजह से ये हुआ कि उस रात लोग जो है घरों को इतवार की सुबह यानी पूरी रात वो फंसे रहे अपनी फैमिलीज़ के साथ। 3 मकामात शहर के ऐसे थे जहाँ पे बहुत बदतरीन सूरत हाल थी, जिसमें शारा फैसल है, आइए चुंदरीगढ़ रोड है, और इसके अलावा जो है ओल्ड सिटी एरिया के कुछ इलाके हैं जहाँ पे लोग स्टक हो गए थे। कारोबारी इलाका है वो जो बोल्टन मार्केट, और इसके अलावा कुर्बो जवार के जो इलाके हैं, प्लास्टिक मार्केट है, वहाँ पे केमिकल की मार्केट है, वो लोग वहाँ फंसे रहे। इसके अलावा फैमिलीज़ जो है ख़ासतौर पर, चूँकि अगले दिन इतवार था, लोग सैर व तफरी के लिए घरों से निकल गए थे, और उसके बाद जो उनके साथ जो गुजरी तो वो एक अलग ही दास्तान है। और जो अचानक उफ्ताद पड़ी उनके ऊपर, वो किसी जो है वो जो कुदरती आफत से कम नहीं थी उनके लिए, क्योंकि गाड़ियाँ लोग छोड़ के चले गए। बहुत सारे लोगों ने दीगर लोगों के दरवाजे बजा के, जो कुछ लोग जो अपने घरों में थे, तो वहाँ पर उन्होंने पनाह लेने पर मजबूर हुए। बहुत बुरी सूरत हाल थी। और इसके हवाले से सबसे बड़ी जो इंतज़ामी नालायकी या गफलत आप उसको खेल रहे हैं कि वहाँ पे सड़कों पर यानी ये सब बीतता रहा, और उसके बाद इदारे जो है जो मुताल्लिक़, चाहे वो KMC के, बल्दियात के, सिंध गवर्नमेंट के, उसको जो भी नाम दे दें, वो इदारे सड़कों पर मौजूद नहीं थे उस वक्त शहरियों की दाद रसी के लिए। अमूमन जो है मानसून के हवाले से ये जो कुछ इक़दाम किए जाते हैं जो कि ऊँट के मुंह में ज़हीरे के मुतरादिफ होते हैं, जब ये नाले साफ़ किए जाते हैं, लेकिन उस वक्त भी हम देखते हैं कि कराची जो वो पानी की वजह से, बारिश के पानी की वजह से ज़ेरे आब आ जाता है, अर्बन फ्लडिंग हो जाती है। इसको चूँकि इन्होंने संजीदा लिया नहीं था कि ये सरमा का जो है वो सिस्टम है और ये रिवायती जो है बारिशें देता हुआ कुछ हल्की फुल्की और ये निकल जाएगा, लेकिन वो इनकी तवक्को के बरखिलाफ साबित हुआ, और जिसकी वजह से इनके औसान सही तौर पर वहाँ खता हो गए थे उस रात। आफ्ताब साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सरदार सरफराज साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सरदार सरफराज साहब, जिस तरह से अभी ये हमने कराची की सूरत हाल पे तो बात की, ओवरऑल वेदर के हवाले से भी बड़ा अनप्रेडिक्टेबल था ये सारा मामला, कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा कराची के अंदर बारिश होना, या बारिश ज़्यादा थी या इंतज़ामिया की नाअहली थी, क्या मामलात हुए कि इसको पहले हम नहीं जान सके? Shahzad sir, we lost your audio as you lost the information of this heavy spell. सरदार साहब, आवाज आ रही है? आवाज जी जी प्लीज अब बताइएगा सरदार साहब। जी, मैं कह रहा था कि फोरकास्ट 2 दिन पहले से की हुई थी हमने कि 2 तारीख को वेस्टर्ली वेव नई दाखिल होगी बलूचिस्तान में, और एक्चुअली बलूचिस्तान में ज़्यादा वेदर एक्सपेक्टेड था, जो कि एक आध 2 जगहों पर हुआ। केच डिस्ट्रिक्ट में तुरबत में 78 मिलीमीटर बारिश हुई, और इसी तरह से दूसरे मुल्क का जो पहाड़ी इलाके थे, नोशकी वोशकी, वहाँ से लोकल नदी नालों में तूफ़ान भी आई। तो कराची के लिए फोरकास्ट तो थी, हमने की हुई थी कि रेन विद थंडरस्टॉर्म ये होगा, लेकिन ये कि इतनी ज़्यादा बारिश हो जाएगी इतने थोड़े वक्त में, इसकी तवक्को फ्रैंकली हम भी नहीं कर रहे थे। कोई भी फोरकास्टिंग मॉडल जो है इसकी इतनी शिद्दत को कैप्चर नहीं कर रहा था, नहीं दिखा रहा था। इसलिए जाहिर है कि उसकी इंटेंसिटी के हवाले से सिस्टम फेलियर था, हमारी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई है, आपके आले सही नहीं चले जिन्होंने आपको नहीं बताया, क्योंकि दुनिया भर में अगर इस वक्त मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कोई अनप्रेडिक्टेबल चीज है तो वो जलजले हैं। बारिशें तो प्रेडिक्ट की जा सकती हैं कि इसकी इंटेंसिटी ये होगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। जी जी
मैं आपको बता रहा हूँ ना, प्रिडिक्शन तो थी, लेकिन इतनी इंटेंस बारिश हो जाएगी इसकी मतलब तवक्को कम थी। यानी ये तो था कि रेन होगी, बारिश होगी, थंडरस्टॉर्म्स के साथ होगी, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी मॉडरेट बारिश होगी। मॉडरेट का मतलब है कि 15-20-25 मिलीमीटर तक मॉडरेट की जो कैटेगरी है कि इतनी होगी। तो इसको इम्कान ये सिर्फ था हम कि सरदार साहब महज कहें कि नेचुरल था, ये इतनी ज्यादा हो गई, इसमें किसी किस्म की कोई नाअहली बिल्कुल। मौजूद नहीं है? बिल्कुल नेचुरल था, बिल्कुल नेचुरल था, इसलिए कि अचानक इतनी तेज बारिश, और उसकी वजह यही है कि सरफेस के ऊपर जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ था उसमें उसने मतलब तेजी से शिद्दत इख्तियार की और वो ज़्यादा डीप हो गया, और उसकी वजह से मॉइस्चर जितना अरेबियन सी से और गल्फ ऑफ ओमान से जितना मॉइस्चर पुल हुआ, तो वो सारा कराची पे ही ज्यादा उसका ठीक हिस्सा है, बरस ठीक है। गया। आफ्ताब जरा मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा, सरदार साहब भी साथ ही हैं। एक तो आपने कहा कि दादरसी के लिए कोई इदारे मौजूद नहीं थे, और जिस तरह की मंजरकशी आपने की है, आई कैन इमेजिन लोग कितने परेशान हुए होंगे। और कराची इतना बड़ा शहर है, यहाँ पे छोटी मोटी खबर तो सामने भी नहीं आती, लोगों बेचारों के साथ गलियों मोहल्लों में क्या हुआ होगा, या जो हल्की फुल्की आबादियां हैं। हम तो मेन चाह रहा है फैसल की हालत देख के परेशान हो गए थे। तो इसके बाद भी इदारों ने कुछ नहीं किया, और क्या इस नाअहली नेग्लिजेंस के ऊपर किसी ने कोई नोटिस लिया कि क्यों मकामी तौर पर, क्योंकि इतने अरबों के फंड्स जाते हैं इदारों को, क्यों लोग इतने परेशान हुए अपने बीवी बच्चों के साथ? क्या कराची के शहरियों को की यही किस्मत है कि उन्हें कभी पानी, कभी बिजली, कभी दहशतगर्दी के रहमो करम पे छोड़ दिया जाए? देखिए, मैं उस रात की थोड़ी सी बता दूं कि उस रात शारा फैसल का हम तो जिक्र कर चुके हैं। उसके इर्द गिर्द के जो इलाके, उसमें बलोच कॉलोनी से मुतसिल एक कराची एडमिन सोसाइटी है, ये पोश इलाका है। उसके बाद हम चले जाते हैं अजीज़ाबाद की तरफ, जो कि लियाकताबाद के करीब एक इलाका है अजीज़ाबाद। वहाँ पर यानी इन्होंने महमूद और अयाज का फ़र्क बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। इस बारिश के दौरान जो सूरत हाल पैदा हुई कि कराची एडमिन सोसाइटी के घरों में पानी दाखिल हुआ और अजीज़ाबाद के घरों में पानी दाखिल हुआ। उसके बाद अब वो रात तो बीत गई, किसी तरह जो है वो शहरियों ने गुजार ली। आज की सूरत हाल में आपको बताऊं कि जहांगीर रोड पर इस वक्त पानी मौजूद है। इसके अलावा जो कोरंगी से कयूमाबाद से कोरंगी जो सड़क जा रही है, वो पूरी पानी से 2-2 फीट पानी वहाँ पर मौजूद है। ईस्ट के अंदर मौजूद है, वेस्ट के अंदर मौजूद है, DHA के कुछ इलाकों में पानी मौजूद है। इसके अलावा वो इलाका जो कि अमूमन जो है उसको हमेशा जो है वो ज़्यादा उसकी खबरें सामने नहीं आती, लियारी का इलाका जो है उसकी गलियां पानी से लबालब भरी हुई है। तो ये हालात गुजरे हैं शहरियों पर, अब भी वो से गुजर रहे हैं। इसके हवाले से नोटिस की बात की जाए तो कल CM सिंध ने जो है वो इंतज़ामिया पे भरम हुए हैं, इसके हवाले से उन्होंने इसके बात का नोटिस लिया। लेकिन मेरे ख्याल में ये शहरियों के वो दुख का या वो तकालीफ जो जिससे वो गुजरे हैं उसका अजाला क़तई तौर पर नहीं हो सकता, क्योंकि इस नाम को तो ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, लेकिन इसको कुछ सिस्टम नहीं दिया जा सका कि खुदा न खास्ता यहाँ पर इस किस्म की अगर सूरत हाल पैदा होती है तो उसे नबर्द आजमा होने के लिए इदारों के पास क्या सिस्टम मौजूद है, क्या तरीक़ाकार मौजूद है, और शहरियों की दादरसी किस तरह मुमकिन हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से आफ्ताब साहब आप मंजर कशी कर रहे हैं, हम तो हैरान हैं कि अब यही लोग, जब यही इंतजामिया, यही नुमाइंदे अवाम में वोट लेने के लिए जाएंगे या बात करेंगे तो किस मुंह से करेंगे? क्योंकि यही बेसिक एक कराची के अंदर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं तो इंतजामिया का भी इतना बड़ा फ्लॉ है। और कराची में पीपल्स पार्टी की लोकल गवर्नमेंट मौजूद है, उनका मेयर मौजूद है। तो अब हैरान है कि ये लोग जाएंगे और वोट मांगेंगे और अवाम भी आंखें खोलें कि ये आपके शहर के हालात हैं, आपने किन लोगों को वोट करना है, इसमें भी आपने सोच के वोट देना है। सरदार सरफराज साहब, आप मजीद क्या मौसम के हवाले से आप महकमा मौसमियात के पास है प्रेडिक्शंस कि क्या ये बारिशों का स्पेल इसी तरह से जारी रहेगा या मजीद ये बारिशें हल्की होंगी, तेज होंगी, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, ये स्पेल तो तकरीबन ख़त्म हो गया है। सिंध पे से तो कल दोपहर के बाद ही ख़त्म हो गया था, कराची समेत, और बाकी मुल्क के शुमाली इलाका जात जो हैं, इस्लामाबाद से ऊपर ऊपर और उससे मलिका जो नीचे सेंट्रल पंजाब कह लें, सेंट्रल पंजाब और फिर अपर पंजाब और KP, उन इलाकों में से ही कल से बारिश आज सुबह जो रिपोर्ट हुई है, वहाँ से भी आज दोपहर तक ख़त्म हो जाएगा। आगे ज़्यादातर ड्राई वेदर है, लेकिन कल 6 फरवरी को, 6 और 7 फरवरी को की दरमियानी रात कह लें आप, शाम 6 फरवरी की शाम से बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ हैं, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, उसमें कोलू, सिब्बी, बारखान और ऊपर जोब और मुलिका जो इलाके हैं, वहाँ पर बारिश है, कुछ ना कुछ लाइट टू मॉडरेट बारिश है। सरदार साहब, ये इस वाक़े के बाद आपकी क्या इंटरनल कोई मीटिंग्स हुई हैं जिसके बाद इस बात पे फोकस किया जाए कि ये
जो इतना बड़ा मुहिमा हुआ, इसमें कुछ लोगों की रिपोर्टेडली जाने भी गई हैं। मैं अभी सोशल मीडिया पे कुछ खबरें पढ़ रहा हूँ, ऑफिशियल नहीं है इसलिए मैं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मालूम पड़ा है कि कुछ लोग बेचारे डूब गए, इस तरह की खबरें भी आई हैं। तो आपकी कोई इंटरनली कोई मैकेनिज्म तय किया है आपने कि आइंदा ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए और हमें पता ही ना चले? कुछ ना कुछ दुनिया तो कहाँ पहुँच गई है और हम अभी बारिश कराची जैसे शहर में डिटेक्ट नहीं कर सकते, तो कोई नए आलात की ज़रूरत है, नए हालात की ज़रूरत है, कोई बात हुई है इस पर? देखिए, डिटेक्ट करने का ना करने का आप फिर चीजों को खलत मलत कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि फोरकास्ट थी। फोरकास्ट क्या होती है? लेकिन फोरकास्ट के बाद जिस शिद्दत से बारिशें सरदार साहब हुई हैं, इदारे आपस में कोऑर्डिनेशन में रहना चाहिए थे ना। लोग तो बेयारो मददगार रहे। मैं इल्जाम सारा आपके इदारे को नहीं दे रहा, लेकिन कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस तो हुई है कि नहीं पता चला कितनी शिद्दत से बारिश आने वाली और लोग डूब गए, कराची डूब गया। लोग तो खैर कोई नहीं डूबे, और कराची में ये कराची की हालत सर, ये है कि आप फैक्ट्स को डिनाई कर रहे हैं। हम हमारी स्क्रीन देखें, अब आपको कराची डूबता नजर नहीं आ रहा सरदार साहब? मैं बात ये कर रहा हूं, जी, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि सीवरेज सिस्टम जो है ना कराची का, वो उसमें असल में एक तरह से ना फॉल्ट है, उसमें खामी है कि सीवरेज सिस्टम आपका अगर थोड़ी देर में ज्यादा यानी 50 मिलीमीटर बारिश अगर आधे घंटे में कराची में हो जाए तो यहाँ फिर प्रॉब्लम हो जाते हैं, खासकर जो नशेबी इलाके हैं, लो लाइंग एरियाज हैं। तो जाहिर बात है कि 70-75 मिलीमीटर हो गई 1-1.5 घंटे में बारिश। तो इसलिए वो जो फौरी तौर पर आपका सीवरेज सिस्टम आगे अगर कुछ नाले ब्लॉक हैं, कुछ उनमें प्रॉब्लम है, तो उस वजह से चौक हो जाता है शहर। तो हम ये समझे कि अगर आइंदा भी ऐसा कोई स्पेल आए तो महकमा मौसमियात सिर्फ प्रेडिक्शन तक महदूद रहेगा कि बारिश की पेशगोई है, उसकी शिद्दत से महकमा मौसमियात का ताल्लुक नहीं है। शिद्दत ज्यादा हो गई तो हम कहेंगे कि ये नेचुरल ही है, हम ऐसा समझें फिर, या कराची के शहरी ऐसा समझे? ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि देखिए पिछले जितने मॉनसून के बहुत हैवी स्पेल गुजरे हैं 2020 का, 2022 के, तो उन सब की शिद्दत भी हम टाइम टू टाइम बताते रहे हैं। इसकी मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी ग्लोबल मॉडल, कोई भी फोरकास्टिंग मॉडल इतनी शिद्दत की बारिश नहीं दिखा रहा था। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि जो लो प्रेशर एरिया या जो जैसे आफ्ताब ने कहा कि समंदर के करीब होने की वजह से मॉइस्चर मुसलसल पुल होकर उसी एक जगह पे कन्वर्ज होता रहा, इधर उधर मतलब दूसरी एरियाज में नहीं गया, उसी जगह पे कन्वर्ज होकर ज्यादा बारिश हो गई। तो ये तो एक तरह से नेचुरल फिनोमेना होता है। ठीक है सरदार साहब, असल में मसला ये होता है ना आफ्ताब भाई के लोग जो इदारे होते हैं वो ये कह के बरियो जिम्मा हो जाते हैं और लोगों की मिलियंस की इमलाक खराब हो जाती हैं, तबाह हो जाती है, नोबडी केयर्स। ये मसला सिर्फ कराची का नहीं है, ये पिंडी का भी मसला है, ये हर जगह का मसला है। और मसला ये है कि कोई पुरसिश फिर नहीं होती ना कोई तो जिम्मेदार होगा ना इस नेग्लिजेंस का। अगर आज नालियां भी चौक हैं तो उसका भी कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा। टाइमली पता नहीं चला कितना स्वेयर स्पेल है, उसका भी कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा। अल्टीमेटली रुलते इस सारी सूरत है, इसलिए हम इस पर बात कर रहे थे। बहरहाल आप दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। आफ्ताब साहब आप हमें आगाह कर रहे थे और सरदार सरफराज साहब मौसम के हवाले से हमें बता रहे थे। ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। बात करते हैं पाकिस्तान में इस वक्त गर्दिश करने वाली सबसे बड़ी खबर की, सबसे बड़ी डिस्कशन की, जो कि इलेक्शन के हवाले से है, जिसमें बाकी हैं सिर्फ 3 दिन। बिल्कुल 3 दिन बाकी हैं। सियासी जमातों की गहमी रूज पर है। इस तरह हम अगर सभी सियासी जमातों की बात करें, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे पर ताक के निशाने लगा रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नून को मनाजरे का चैलेंज दिया था, जिसके जवाब में कल सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब ने मनाजरे को मंजर की तरफ रेफर किया। उन्होंने कहा कि कल की बारिश से लाहौर और कराची का मवाजना हो गया है। बिलावल साहब, कराची में ठाठे मारता समंदर यानी कि सड़कों के अंदर जो पानी है वो तबाही का मंजर पेश कर रहा है। माएँ बहनें घुटने घुटने पानी से गुजर रही थीं। शहबाज साहब ने रेफर किया, इलेक्शन लड़ने का हर शख्स को हक हासिल है। बिलावल कराची, लाहौर, मियांवाली, क्वेटा से इलेक्शन लड़े, उनका हक है, लेकिन पैसे बांट कर शनाख्ती कार्ड रखना वोट की बदतरीन तौहीन है। और शहबाज साहब ने यह भी कहा कि अगर इतनी बारिश लाहौर में होती, ऐसे हालात लाहौर में होते तो मैं इलेक्शन छोड़ देता। जी, साथ साथ ये भी कहा कि वोट खरीदने की बात दुरुस्त है, तो ये वोट की इज्जत नहीं तौहीन है। अगला इलेक्शन पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करेगा। आवाम जल्दी हमारी कारकर्दगी देखकर 8 फरवरी को वोट देगी। गुज़िश्ता रोज़ी तलागंग में भी जलसे से खिताब करते हुए आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी गरीबों के दिल की आवाज़ को महसूस करती है। माजी के मुकाबले में आज गुर्बत दुगनी हो गई है। 4 मरतबा तनख्वाहें बढ़ाई जाए तो भी महंगाई ज़्यादा है। शुक्र है किसी को एहसास है तनख्वाहें बढ़ाने का। आसिफ अली जरदारी ने साथ ये भी कहा कि अवामी मसाइल का हल हमारी तरजीह है। पीपल्स पार्टी गरीब का दर्द रखने वाली जमात है। गरीबों की फलाह बहबूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है। हमने गरीब अवाम के लिए बेनजीर काट दिए। साबिक सदर ने यह भी कहा कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर
बेहतर करने की ज़रूरत है, अवामी मसाइल हल करेंगे, आपने जो मुझे प्यार दिखाया इसे कभी नहीं भूलूंगा। साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने हैदराबाद में भी जलसा किया, वहाँ खिताब किया और कहा कि मुखालिफ सियासी जमातें तशद्दुद, नफरत और तकसीम पर मबनी सियासत कर रहे हैं। सियासत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील कर दिया गया, अब सियासत में इंतकामी सियासत की जा रही है। और मुस्लिम लीग नून समेत दीगर सियासी जमातों पर भी उन्होंने खुलकर तनकीद की, कहा कि जिस सियासी जमातों से हमारा मुकाबला है उनको अवाम अच्छी तरह से जानती है, हैदराबाद के अवाम नफरत और तकसीम की सियासत से वाकिफ है। बिल्कुल इसी तरीके से बाकी जमातें भी, बाकी उम्मीदवारान भी अपने सियासी मंशूर को लेकर चल रहे हैं। इसके साथ साथ इस्तेहकाम पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ने मुल्तान में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मैं नवाज शरीफ के साथ काम करूंगा, कोशिश होगी मिलकर मईशत को चमकाएं। शेर हो या औकाब, हम सब मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करेंगे, पूरे मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। इसमें वैसे बहुत सारे इशारे हैं, पूरे मुल्क से मुराद पूरा मुल्क, राइट। और उसके साथ साथ हुकूमत भी, नवाज शरीफ की क़यादत में उन्होंने कहा जी मुल्क तरक्की करेगा। कल निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब ने एक इंटरव्यू दिया, मुल्क भर में इंतखाबात के वक्त में होने की बात की। इल्तवा की साजिश के दावे उन्होंने कहा जी गलत साबित हुए हैं, ये आईनी फरीज़ा है, हम अंजाम देंगे और ये अमल कामयाबी से पाए तकमील तक पहुँचेगा। अनवारुल्लाह काकड़ ने यह भी कहा। इस पर हमने बात करनी है और ये जो पॉलिटिक्स इस वक्त जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है इस पे बात करनी है। हमारे साथ इसी हवाले से बड़े अहम मेहमान मौजूद हैं। बिल्कुल, प्रोफेसर ताहिर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, सहाफ़ी, इनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो मौजूदा सियासी सूरत हाल की हम बात कर रहे हैं, इलेक्शन में 3 दिन बाकी हैं, बिलाखिर वो गहमा गहमी हमें कुछ हद तक नज़र आ रही है। जो सियासी जमातें हैं जलसे कर रही हैं और ओवर मुख्तलिफ जो कह लें बयानात हैं या अपने मंशूर के हवाले से बात कर रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी को जो उन्होंने मनाजरे का चैलेंज दिया था, वो मनाजरा मंजर से रिलेट करके शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये आप कराची के नाजिर देख लें तो वाकई अब तो पीपल्स पार्टी कि ऑब्वियसली हुकूमत है सिंध के अंदर, और उस तरह से जिस तरह से हमने मनाजिर देखे हैं कराची में इस बारिश के बाद, तो फिर तो ये अवाम के लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है और अवाम को भी सोचना पड़ेगा और दीगर सियासी जमातों को भी पॉइंट स्कोरिंग का मौका मिला है इस हवाले से। बहुत शुक्रिया। दरअसल इंतखाबी मुहिम में, ये इंतखाबी फिजा में आम बातें होती हैं, इस तरह की लफ्जी गोलाबारी, इश्ताल अंगेजी, लेकिन ये एक हकीकत है कि हमारे जो शहर हैं, वो लाहौर हो, कराची हो, पेशावर हो, इस्लामाबाद, वो एक इल प्लानिंग का और नाअहली का और सिविक सहूलतों के फुकदान का मुंह बोलता सबूत है। जब 60s में हमने देखा कि अथॉरिटीज कायम हुई, KDA, LDA, CDA, आज वो करप्शन के गढ़ हैं। और मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद में अगर बारिश हो तो मेरी गाड़ी भी उसमें फंस जाती है। लाहौर, शहबाज शरीफ को चाहिए कि वो लाहौर की स्मोक का पहले जवाब दें कि लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर क्यों है, और बिलावल को चाहिए कि वो कराची का जवाब दें कि कराची में अगर बारिश जरा ज्यादा हो जाए मिलीमीटर, तो वहां लोग घंटों गाड़ियों में क्यों फंसे रहते हैं और एक हंगामी सूरत हाल हो जाती है। उसकी वजह ये है आज हर 7वां पाकिस्तानी अर्बन पाकिस्तानी है। लाहौर और कराची की अगर आबादी को आप कंबाइन करें तो वो दुनिया के 80 मुल्कों से ज्यादा आबादी है। हमारी 1/3 आबादी यहाँ रह रही है और जो फंड चाहिए, और इसमें लोकल बॉडीज, मुराद अली शाह अपने आप को कराची का मेयर समझते, शहबाज शरीफ अपने आप को लाहौर का मेयर समझते, वो टोपी पहन के घूम रहे। मनाजरे को आप छोड़ें, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आप जो अवाम से डर के और बगैर कंपेन के एक हिसार से निकल के दूसरे सिक्योरिटी हिसार में वजीर आजम बनना चाहते हैं तमाम सियासी जमातें, आप अपने मंशूर को दूसरी जमातों से छोड़ें। अपने पार्टी वर्कर्स के साथ, मियां नवाज शरीफ को नहीं चाहिए कि वो ट्विटर स्पेस पे आ जाएं, फेसबुक लाइव पे आए, अपने किसी कन्वेंशन सेंटर में अपने नौजवानों को पार्टी के इत्मीनान मिले। ये अपने पार्टी वर्कर से बात नहीं करने में इंटरेस्टेड नहीं है, ये अपने हमायतियों से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं। ये इतनी अच्छी बात आपने की है और ये स्मोक का नुक्ता इतना इंपॉर्टेंट आपने उठाया, थैंक यू वेरी मच। कि अगर इस वक्त पंजाब के अंदर हुक्मरानी करने वाले शहबाज शरीफ कराची पे सवाल उठा रहे हैं तो लाहौर वाले भी हक महफूज रखते हैं कि वो ये सवाल उठाएं कि लाहौर में स्मोक क्यों है, इसका जिम्मेदार कौन है। इसका भी तो जिम्मेदार कोई ना कोई, कि किसी की इल प्लानिंग होगी। सवाल क्या, वो एक शेर का मिसरा है, वही मेरा अगला सवाल है। ये सारी बातें आपकी दुरुस्त प्रेस साहब फिर अवाम की तरफ से है कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? देखिए, अवाम भी किसी हद तक इसमें शरीक हैं कि 5 साल बाद सिर्फ वोट देना भी कोई बात नहीं। आपको इसके लिए माशरे को
अपने हकूक हासिल करने के लिए जदोजहद करनी पड़ती है। और मन्नू भाई ने जो कहा था कि जीने के लिए मरना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, तो जब मुल्क ऐसे बगैर जदोजहद के आज़ादी हासिल कर ले और बगैर जदोजहद के अपने हकूक हासिल करना चाहे, तो फिर उन कौमों का अंजाम यही होता है। दुनिया के किस मुल्क में अवाम को ये एलीट से मुराद छीनी गई, ये अपने हकूक प्लेट में रख के हासिल हुए? यहाँ लोग हालात आजरा के प्रोग्राम देख के तब्दील करना चाहते हैं। टीवी स्क्रीन से बाहर निकलना होगा, वर्चुअल स्पेस से बाहर निकल के आप कोई मुस्बत तब्दीली अपने भले, ये तो नहीं मुमकिन नहीं कि मैं अपने घर का कूड़ा सामने वाले खाली प्लाट पे डालता जाऊं, खुद मैं सिग्नल पे रुकूं ना। और मैं ये देखें, आज जिंदगी के हर शोबे का जवाल है। अगर किसी बहुत बड़े स्टार को, जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी PhD की डिग्री देती है म्यूजिक की, उसके मुलाजिम के साथ बदसलूकी की वीडियो आ जाती है, कोई खिलाड़ी है, इंटरनेशनल स्टार है, दुनिया उसकी इज्जत करती है, लेकिन जब वो बोलता है तो जहालत का मंबा होता है। कोई आलिम दीन है तो उसकी पैरेलल लाइफ है, कोई सियासतदान है, तो ये सिर्फ एक सियासत का बहरान नहीं है, ये इस पूरे माशरे का इखलाकी और इल्मी बहरान है। मीडिया में जो हम लोग हैं, हम लोगों के भी ऐसे ही अब मामलात हैं, तो सिर्फ ये इसमें अवाम भी मैं समझता हूँ कि पूरी बराबर की शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते सारी उम्र। ये आप देखें कि ये कोई नजरियाती रफीक नहीं, पार्टी पर, ये मतवाले हैं, जयाले हैं, शेर हैं, चीते हैं, लोमड़ी हैं। इंसान बन के सोचो तो कि तुम शहरी हो इस मुल्क के, हाँ, वो ही बेहतर तौर पे बन जाए। वेरी राइटली सेड, बहुत जबरदस्त आपने बात की है कि जैसी वो कहते हैं ना, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, वैसा ही मामला चल रहा है। अच्छा, दूसरी जानिब प्रोफेसर, जिस तरह से आपने भी खुद भी कहा कि अभी ये अवाम अब इस इंतखाबात के अंदर हर एक को अपने वोट की कदर कीमत का अंदाज़ा होना चाहिए, क्योंकि यही लोग जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ये हमारे ही वोट से आते हैं इक़्तिदार के अंदर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अवाम है वो सही तरीके से अपना, आपको लगता है कि वोट का इस्तेमाल करना जानती है? अगर वोट के इस्तेमाल के बाद जिस तरह से सवाल करना जानती है कि उनके इलाके या उनके घर या उनके मोहल्ले के अंदर जो नुमाइंदा उन्होंने मुंतखब किया, क्या वो उनको वो चीज़ें डिलीवर कर रहा है जिसको वो वादा करके इस पोजीशन के ऊपर आके बड़ा जमान हुआ है? मैं ये समझता हूँ कि अवाम जानती है, और इंतखाबात होने तक इस मुल्क में बहुत बड़ी जदोजहद है। जमहूरियत पसंद लोगों की, आम कारकुन की, सियासतदानों की, दानिशवरों की, इस मुल्क में आइन का होना और इंतखाबात का होना। 1947 में मुल्क बन गया तो लियाकत अली खान से लेके 1970 तक इंतखाबात कराना ही मसला हो गया, और जनरल अयूब खान ने जो इंतखाबात कराए वो तो सच्चाई के चेलम थे जो ज़ियाउल हक ने कराए। तो ये इंतखाबात जो होने जा रहे हैं, इसके पीछे भी लोगों की, माशरे की जदोजहद है। अपने वोट का इस्तेमाल करें, और वोट का इस्तेमाल लोग जानते हैं। इसी तरह इसीलिए उनको ये जो चॉइसेस दे रही है हमारी इशराफिया, जो चॉइसेस दे रही है, और जो जबर है और जो चॉइसेस पे पाबंदियां हैं, वो इसीलिए है कि उन्हें पता है कि लोग जो हैं वो अपनी मर्जी से वोट डालेंगे। लोगों को अपनी मर्जी से वोट डालने ना दिया जाए, वो मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना हो, वो जुल्फकार अली भुट्टो हो, वो और मातूब लीडर हो, तो लोगों को उनके हक से महरूम करने वाले भी अवाम दुश्मन है। उन अवाम दुश्मनों से लोगों को मोहतात रहना चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए, ये एक बड़ा अहम नुक्ता है कि अवाम भी जब बहुत तंग आए, या जब बहुत तंग आते हैं, हर कुछ अरसे के बाद एक नया शख्स आता है, वो अपना मंजन बेचता है और वो मंजन बिक जाता है उसका। वो तब्दीली का मंजन हो, नए पाकिस्तान का हो, नए चेहरे का हो, निज़ाम बदलने का हो। और ये मैं सिर्फ तहरीक इंसाफ की तरफ इशारा नहीं कर रहा, इससे पहले भी कुछ लोग आए, उन्होंने ये मंजन बेचा, बिका, और पाकिस्तान की अवाम जू की तू ही रही, पाकिस्तान कर्जों में जगड़ता चला गया, चाहे कोई भी हुकूमत आई, और फिर ये सिलसिला बढ़ रहा है मुसलसल, किसी की हुकूमत में कम नहीं हुआ। तो अवाम के पास भी फिर क्या ही चॉइस है? मतलब अवाम ने भी तो फिर वही मौलाना फजलुर रहमान है, वही नवाज शरीफ हैं, वही तहरीक इंसाफ है, वही पीपल्स पार्टी है। तो अवाम फिर क्या करें? हम अगर अवाम से ही एक्सपेक्ट करें कि वो अपने हक़ रायदही को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें, अवाम ने भी तो इन्हीं लोगों में से, इन्हीं लोगों से रिजल्ट लेना है। प्रोफेसर साहब, एक तो बात यह कि इर्द गिर्द अच्छे उम्मीदवारान हैं, मैं किसी पार्टी का ये नहीं कहना चाहता, पर जरूरी नहीं कि जो बड़ी गाड़ी में और सिक्योरिटी गार्डों के हिसार में आए वो ही आपके लिए अच्छे हों। तो जो तब्दीली गरीब आवाम अपनी क़यादत में देखना चाहते हैं, सबसे पहले वो तब्दीली अपने अंदर लाएं। आप जब आप है कि अपने तबके के साथ आप मुखलिस ही नहीं,
एक मजदूर और किसान को चाहिए कि अपने तबके के साथ वो मुखलिस हो, गरीब आदमी को चाहिए कि अपने तबके के साथ मुखलिस हो। लेकिन जो कौमें गुलामी में रहती हैं वो फिर अपने तबके में से क़यादत नहीं समझती। वो कहते हैं कि जो इस्तेहसाली तबका है वो ही क़यादत है, और ये क़यादत हमें दी जाती है, हमारे सामने चॉइसेस ऐसी दी जाती हैं कि वो हम उन चॉइसेस के अंदर उस एक महदूद तबके के अंदर से अपना लीडर चुने। हमें लीडर चुनने की आजादी होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए सबसे पहले सोच और फिक्र की आजादी चाहिए, जो हमें नहीं मिल रही। हमारे ज़हनों को कंट्रोल किया जा रहा है, और अब सोशल मीडिया जराए से उसके ऊपर पैसे फेंक के कंट्रोल किए जा रहे हैं। लोग नीचे से ऊपर देख रहे हैं, फिजा से हेलीकॉप्टर से त्यारे उतर रहे हैं और वो नीचे से हाथ हिला रहे हैं। तो ये जो फासला है आम जमीन पे खड़े कारकुन का और हेलीकॉप्टर से उतरते लीडर को, इस फासले को जब तक कम नहीं करेंगे तो माशरे में तब्दीली नहीं अब तक आपको इस जमहूरी अमल के ऊपर पाकिस्तानी अवाम का एतमाद किस हद तक नजर आता है? मुख्तलिफ सर्वेस तो हम देखते हैं, लेकिन जो ग्रास रूट रियलिटीज़ हैं वो जारी बात है उन सर्वे से बहुत हद तक मुताबिकत नहीं रखती, कुछ हद तक मुताबिकत रखती हैं। आप किस हद तक समझते हैं कि इस वक्त भी, क्योंकि पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि जी हम वोट और को डालते हैं निकलता और को है, ये होता रहा हमारे साथ, यहाँ पे धुंध भी आ जाती है, बैलेट बॉक्सेस भी भरे हुए निकलते हैं, और कभी वो जो मुकद्दस बैलेट पेपर है वो हमें गलियों मोहल्लों से भी बरामद होता नजर आता है। तो आपके ख्याल में अब तक किस हद तक इस अमल पे लोगों का एतमाद मौजूद है और वो इज़हार रायदही करेंगे? देखिए, एक तो आप वोट डालें ताकि वोट गिरने वालों को कम से कम मसला तो हो ना कि वोट किधर गए हैं, उनका क्या करना है, उन वोटों का क्या करना है, इस दफा क्या करना है, तो वोट कम से कम जरूर डालें। और दूसरी बात ये कि इस सियासी अमल को बहरहाल इसमें नौजवान को, खवातीन को, सबको शमूलियत रखनी चाहिए। इस वक्त अगर हमारे लिए जो सबसे अहम पैगाम है, वो अहम पैगाम ये है कि आप मायूस ना हो और आप बाहर निकलें, और जिसको भी आप सही समझते हैं, आप इतना खरबों रुपए खर्च हो रहे हैं इस एक्सरसाइज पे, आपके नाम की पर्ची आखिर प्रिंट हुई है, एक डब्बा वहां गया है, लॉजिस्टिक इन्वॉल्व है, एक पोलिंग स्टेशन बना है, उस अमल में आप घर बैठे रहेंगे तो उसका फायदा नहीं। बाकी इस पे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बात होनी चाहिए, इंतखाबात के बाद भी बात, मुसलसल बात होनी चाहिए। 5 साल 1 करोड़ रुपए खर्चे की हद है इंतखाबात में हिस्सा लेने की। आप इसके ऊपर बात करनी चाहिए। आप जैसे जो लोग मॉर्निंग शो करते हैं बड़ा अच्छा डिस्कस कर रहे हैं कि अक्सरियत पाकिस्तान तो नायल हो गए ना, एक लीडर है उसे अदालत नायल करती है, लेकिन इस इंतखाबात में करोड़ों रुपए खर्चे की हद ने अवाम को नायल कर दिया इंतखाबी निजाम में इलेक्शन लड़ने। हमें बड़ा दुख होता है फलान लीडर नायल हो गए, हमें इससे ही तरह दुख होना चाहिए कि इस मुल्क का एक आम मेहनत कश इस इंतखाबी निजाम में इलेक्शन लड़ने के लिए नायल हो गया। That's unfortunate. थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर साहब, बहुत ज़बरदस्त आपने बातें की हैं, बड़ा अच्छा लगा कि आपने हमें ज्वाइन किया। प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। इंतखाबात को लेके उन्होंने बात की कि आप वोट ज़रूर डालें और इस बात को यकीनी बनाएं कि आप अपना वोट सही बंदे को अपने मुताबिक के तौर पे, जिसको आप पसंद करते हैं, जो समझते हैं कि वो आपके मसाइल का हल करेगा, उसको ज़रूर वोट दें। और इंतखाबात में सिर्फ घर पर ना बैठे बल्कि घर से बाहर ज़रूर। बिल्कुल जी, इंतखाबी जलसे जारी हैं और इन जलसों के अंदर तमाम पार्टियां अपना मंशूर आपके सामने रख रही हैं। ताहिर मलिक साहब ने आज बहुत खूबसूरत बातें की हैं, वैसे भी अच्छी करते हैं लेकिन आज ज़्यादा अच्छी की हैं, और उन्होंने कहा कि हम खुद इसके ज़िम्मेदार हैं, हम खुद सिग्नल पे रुकते नहीं हैं, मोहल्ले गलियों में गंद फैलाते हैं। अभी रात ही को हम एक वाक़या देख रहे थे, जब गाड़ी में से एक साहब गंद फेंक रहे थे और बड़ी अच्छी बड़ी गाड़ी पौश इलाके के अंदर जाते हुए मेन रोड के ऊपर और वो गंद फेंक रहे थे। तो जब हम खुद अपने मोहल्ले को, अपने इलाके को, और कई ग्राउंड्स के अंदर अमला हसन मैंने खुद देखा है कि लोग गंद फेंकते हैं, नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं लोग, वहाँ पे गंद फैलाते हैं और ये पहाड़ों की चोटियों पे जाते हैं तो गंद फैलाते हैं। ये एक सिंबॉलिक बात है, ये नहीं कि हम खुद पाकिस्तान को अपना मुल्क समझते ही नहीं है, हम इस मुल्क को ओन ही नहीं करते। सबसे पहले हमारी जो प्रायोरिटी है वो इस मुल्क से निकलने की है, तो फिर हम किस तब्दीली की या किस खुशहाली या किस इनकलाब की अपनी नस्लों के लिए बात करते हैं। अगर आप इस बात को मद्देनज़र रखेंगे, आप अच्छे आदमी का इंतखाब करेंगे। एंड वंस अगेन बहुत खूबसूरत बात यह है, मैं ताबिश को सुन रहा था, एक होस्ट है, बड़े मशहूर सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने कहा भी अगर आज आप वोट नहीं डालेंगे तो फिर आपका गिला करने का भी कोई हक नहीं है। जस्ट इंडोर्स दिस स्टेटमेंट कि आज अगर आप वोट नहीं डालने जा रहे हैं ना, फिर आपका हक नहीं है कि आप कल गिला करें कि ये नहीं हुआ और ये हुआ। वोट ज़रूर डालनी है आपने, बाकी इसके बाद जो निज़ाम सामने आता है उस पर बाद में बात हो सकती है। तो इस पर हम बात करते रहेंगे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, आपको ज्वाइन करते हैं।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट निकले तेरी तलाश में, जिसमें बात हो रही है कि क्या उर्दू जुबान में फलसफियाना नॉवल लिखने की रिवायत कमजोर हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। बात करेंगे तार साहब से, जो कि सुबह सवेरे माल्टन पार्क में सैर करने जाते हैं और मौसम की शिद्दत चाहे जो भी हो, वो उनकी ये जो सरगर्मी है ये बहुत ही बाकायदगी से वो करते हैं और हम हर सोमवार को उनसे सवाल पूछते हैं। हमारी इस सरगर्मी में भी एक तसलसल है। तार साहब ये बताइएगा सर कि ये जो फलसफियाना नावल होते हैं, जो कि इसमें मैं मिसाल दे सकता हूँ, मिसाल के तौर पे आप रशियन लिटरेचर को भी ले सकते हैं, फिर उसके बाद काफ्का है या अल्बर्ट कामू है, या बहुत सारे इस तरह के नावल निगार हैं जिनको फलसफियाना नावल कहा जा सकता है। यानी 1984 जिस तरह जॉर्ज ऑरवेल का है, या ब्रेव न्यू वर्ल्ड है हक्सले का, जो कि एक नावल इतनी सख्त रखता है कि वो रीडर या पढ़ने वाले की पूरे एक पैराडाइम शिफ्ट कर दे, पूरे उसकी ज़िंदगी तब्दील कर दे, या उसकी ज़िंदगी में कम से कम कोई पैटर्न तब्दील कर दे। तो इस तरह का जो फलसफियाना नावल हैं, कहा जाता है कि उर्दू में इस तरह के नावल कम लिखे गए। तो बहैसियत नावल निगार, उर्दू के बहुत बड़े नावल निगार के हवाले से आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? दो चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखना चाहिए। एक तो उर्दू एक नौज़ायदा ज़ुबान है, अभी इसको ईजाद हुए बहुत ज़्यादा दिन नहीं गुजरे, और इसीलिए इसमें जो लिटरेचर है वो भी ऑलमोस्ट बोरोड है सारा। मतलब हमारी सारी शायरी जो है, उसकी तमाम सिंबल जो हैं, बाकी सारा अंदाज जो है वो ईरान से आए, ओरिजिनल नहीं है। और इसी तरह ही जो अफसाना है वो ज़्यादातर वैसे ही आया है। शेखोफ के तर्जमे, मतलब ग़ुलाम अब्बास वगैरह तर्जमे करते थे, तो वहाँ से वो उन्होंने अफसाना, मंटो भी शेखोफ मोहफ़सा इन सब से। अच्छा, तो क्योंकि नौज़ायदा ज़ुबान है इसलिए इसमें जो नावल लिखे गए, मसलन उमराव जान अदा है, वो तौबतुल नसूह वगैरह, तो बुनियादी तौर पे वो नावल नहीं है। मतलब नावल की अगर परख की जाए ना, कि उस ज़माने में अगर टॉल्स्टॉय हाजी मुराद वगैरह लिख रहा था, तो ये बहुत ही एलिमेंट्री फॉर्म्स हैं, वहाँ से हमने डेवलप किया और यहाँ तक आए। एंड इवन देन आई थिंक कि इतने कमज़ोर बैकग्राउंड से उसके बावजूद बड़े नावल लिखे गए उर्दू में, लेकिन उन सब का सोर्स जो है ना, वो उर्दू के नावल नहीं हैं जो पायनियर हैं, उन सब का सोर्स वेस्ट में। और चूँकि एक न्याय है सिलसिला नावल का, न्याय इसलिए है कि अभी मतलब कल को तो ये ईजाद हुई, अब सोहेली जो है पिछले 2000 साल से बोली जा रही वहाँ, और वो जो है थिंग्स फॉल अपार्ट, क्या पीछे के क्या नाम उसका, चीबे, उसका नावल आप देखिए, मतलब है कि उसमें इतना स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, इसी तरह इंडिया में जो पुरानी है, अभी जो नोबेल प्राइज़ मिला इसको, नोबेल कह रहा हूँ, बुकर प्राइज़, ग्रेव ऑफ सैंड, तो वो इंडियन खातून है, मलयालम या पता नहीं जाने कौन है, वहाँ भी लिखे। जो पुरानी ज़ुबानें होंगी ना, उनमें आहिस्ता आहिस्ता तजुर्बा करते करते फ़लसफियाना नावल शुरू हो जाएंगे। उर्दू में डिपेंड करता है कि भाई वो मतलब है कि कौन सा नावल है। मैं समझता हूँ कि भाई मसलन जो है आखिरी शब के हमसफ़र कुर्रतुल-ऐन का, वो सारा कम्युनिज़म का फ़लसफ़ा जो है वो बयान करता है, या एग़िज़ाल शब जो मैंने लिखा, तो लेकिन ये तजुर्बा महदूद है। जब तक ज़ुबान पुरानी ना हो जाए, जब तक वो मैच्योर ना हो जाए, मतलब पंजाबी में हो सकता है, पंजाबी में फ़लसफियाना नावल आ सकता है और लिखे गए, पंजाबी में फ़लसफियाना पोइट्री भी हो सकती है। सारे जितने हमारे बड़े पंजाबी के या सिंधी के फॉर दैट मैटर जो सूफ़ी शायर हैं, तो वो सारी फ़िलासफ़ी है ना। और मतलब कि अल्लामा इकबाल का भी जो फ़लसफ़े को तड़का लगा वैसे ही लगा, और उनकी भी जो कही जाती है फ़िलासफ़ी वो भी मुस्तार शुदा ही है ना, नीचे का सुपरमैन वगैरह।
तो जो वहाँ पे तजर्बे हो रहे हैं या जो कुछ आ रहा है, सोफीज़ वर्ल्ड है मसलन उस वहाँ का, या हैस के हैं कुछ एक दो नावल, और इस तरह और बहुत सारे, वो उस स्टेज से गुजर गए हैं जहाँ से हम अब गुजर रहे हैं। बहुत शुक्रिया तार साहब। नाज़रीन, रज़ा अली आब्दी की किताब है किताबें अपने आबा की। बहुत सारी वो किताबें जो ब्रिटिश यहाँ से ले गए थे, उसके वाले से रिसर्च है, उसके वाले से तहकीक है, बहुत ही खूबसूरत किताब है। और किताबें अपने आबा की जब आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो मुख्तलिफ किताबों के रेफरेंसेस हैं वो आपके होश उड़ा देते हैं कि इतना अच्छा कीमती इल्मी कमाल काम इस ज़ुबान में हो रहा था, और फिर वो काम कहाँ गया और इसकी शायद हमने वो अहमियत भी नहीं दी। बहुत सारा ऐसा काम है, बहुत सारा इस तरह का काम है कि जिसमें आपको एक नई फ़िक्र मिलती है, नई रोशनी मिलती है, और उर्दू में यकीनन ऐसा काम हुआ है। एक तो हमने कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं दी, और पिछले 100 या 150 सालों में जो पॉलिटिकल यहाँ पे मामलात रहे हैं उन्होंने भी उसकी अहमियत को उजागर ना होने दिया। बहरहाल उर्दू ज़रूर पढ़िए, उर्दू नावल में बहुत बहुत अच्छा लिखा गया है और नसर में बहुत कमाल काम किया गया है। वो ज़रूर पढ़िए, आगाह रहिए, देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपको देसी फूड दिखाते हैं, और आज सुहेब हमें लेके जा रहे हैं कार्निवोर रेस्टोरेंट के अंदर। इस रेस्टोरेंट की क्या स्पेशलिटी है, देखते हैं आज के देसी फूड में। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेसो के फूड सेगमेंट के साथ मैं हूं सुहेब खान। देसी खाने तो आप लोगों ने बहुत खाए होंगे, लेकिन आज मैं ट्राई करने जा रहा हूं कुछ डिफरेंट। जी हाँ, आज मैं आया हूं द कार्निवोर। इस रेस्टोरेंट की सबसे खास बात है कि ये बेक मीट बनाते हैं, और पूरे पाकिस्तान में और कहीं बेक मीट नहीं बनता। ये कैसे बनाते हैं, इसको कैसे तैयार किया जाता है, ये तो ट्राई करते हैं आज जाके, और कस्टमर से भी पूछते हैं कि उनको कैसा लगा। तो चलें। जी तो आइए चल के कस्टमर से रिव्यू लेते हैं, उनसे पूछते हैं उनको यहाँ का खाना कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, आप हमें बताएं आपने क्या ऑर्डर किया है? मैंने मीट शोल्डर ऑर्डर किया, बहुत ही मज़ा आया, वेरी वंडरफुल मीट था, ज़बरदस्त मज़ा आया। फैसलाबाद से स्पेशल मैं इसलिए आया हूँ। अच्छा, तो आप हमें बताएं, आपने पहले भी हर डिफरेंट जगह से मीट ट्राई किया होगा, तो इस जगह की क्या खास बात है? बेक वैसे पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन इसका फ़र्स्ट टाइम सुना है, और काफ़ी अच्छा बेक उन्होंने किया था कुक, और इसके अलावा इसका टेंडर मीट बहुत ही ज़बरदस्त आउट क्लास था। सर आप बताएं, आप कहाँ से आए हैं? जी हम पार्क सिटी लाहौर से आए हैं। अच्छा, आप हमें बताएं आपको यहाँ का टेस्ट कैसा लगा? सर यहाँ पे जो टेस्ट है इनका, लैम का जो टेस्ट है बेसिकली वो फैंटास्टिक टेस्ट है इनका। अच्छा, आपने बाकी जगह से भी ट्राई किया होगा, इस जगह की क्या खास बात है? देखिए लाहौर में तो वैसे ही खाने के नाम से जाना जाता है, तो काफ़ी टाइम से हम लाहौर में जब होटलिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आके जिस तरह का हमने जो लैम टेस्ट किया, और वो भी बेक्ड लैम, डेफिनेटली उसका टेस्ट बिल्कुल फैंटास्टिक था। आप हमें बताएं कि आप कार्निवोर आए हैं, आपने इधर आके क्या ऑर्डर किया? हमने यहाँ पे लैम किया और बीफ का ऑर्डर किया। तो आपको सब दोनों में डिशेज में सबसे बेस्ट क्या लगा? इसमें रिब्स जो है आपकी वो सबसे बेस्ट है। अच्छा, तो आपने बाकी जगह से भी ट्राई किया होगा, गोश्त मीट है, इनमें और बाकी में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे एक तो ये चीज़ है कि एटमॉस्फेयर बहुत बेस्ट है, दूसरा यहाँ पे खाने के बाद बहुत लाइट है। आप इतना हैवी मतलब जो डिशेस बताई हैं खाने के बाद बिल्कुल आपको ऐसा फील नहीं हो रहा कि आपने बहुत वेटली कोई चीज़ खाई है। मसाले बहुत लाइट हैं और बहुत टेस्टली, आप अगर टेस्ट देखें तो बहुत स्मूथ है। तो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ओनर शुएब न्याजी साहब। अस्सलाम वालेकुम न्याजी साहब। तो न्याजी साहब बताएं, रेस्टोरेंट्स तो बहुत लोगों ने खोले हुए हैं, ये बेक मीट का आइडिया आपको कहाँ से आया? सर डिफरेंट कंट्रीज़ के विजिट किए हैं, दुनिया घूमने का शौक़ था जी। तो ये बेसिकली लेबनीज़ और तुर्किश का ब्लेंड है, तो यूनिक कंसेप्ट है, खुद ही क्रिएट किया आइडिया, किसी को कॉपी नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि आपने बताया कि ये डिश बाहर की है, तो आपको यहाँ पे मुश्किलात तो नहीं सामना करना पड़ी शेफ़ ढूंढने में? जी बिल्कुल हुई मुश्किलात, हमें यहाँ अवेलेबल नहीं था। डिफरेंट कंट्रीज़ में ऐसे शेफ़ सीनियर जिनका एक्सपीरियंस था अवेलेबल थे, हमारे पास लोकल कोई ऑप्शन नहीं थी। हम चाहते थे कि सन ऑफ सॉइल यहाँ से ही अपना बंदा प्रमोट करे, यहाँ से लोकल शेफ़ हायर किया हमने और उसको बाहर भिजवाया। डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके उसको वहाँ से एक्सपीरियंस गेन कराया, उसकी वहाँ से ट्रेनिंग ली और देन उसको पाकिस्तान में आके काम स्टार्ट कराया जी। सुनिए, ऐसा बताएं कि आप बेक फूड में आप क्या क्या तैयार कर रहे हैं अपने रेस्टोरेंट में अपने? बेक मीट में हमारे पास 3 ऑप्शन है जी। मेन कोर्स में हमारे पास बीफ, लैम और चिकन है। तो स्पेशलिटी आप लोगों की मेन्यू में क्या है सबसे? हमारे एवरी कट्स
ऑल कैट्स सब स्पेशलिटीज़ हैं, सब हमारे सिग्नेचर प्रोडक्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब टॉप ऑफ द लाइन है, लोग सबको लाइक कर रहे हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा रिस्पांस किस चीज़ का आता है, बीफ या लैम्ब का? इस्लामाबाद में हमारा लैम्ब का रिस्पॉन्स है और लाहौर में बीफ का रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ऐसा बताएं कि आप मीट के साथ और क्या क्या सर्व करते हैं? मीट के साथ हम सॉस सर्व करते हैं, 11 टाइप ऑफ सॉस हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटैटोज़ हैं और उसके साथ राइस हैं और कोल्ड ड्रिंक्स हैं और ये सारा कम्प्लीमेंट्री है। जितना भी साइड ऑर्डर है तब सब ये कम्प्लीमेंट्री है और इसका रीफिलिंग भी कम्प्लीमेंट्री है, बॉटमलेस है रीफिलिंग इसका। चलिए, ऐसे आप ये बताएं कि आपको जो मसाला जाता है ये आप खुद तैयार करते हैं या बाहर से आप लोग मंगवाते हैं? कोई आउटसोर्स नहीं है, सब कुछ खुद तैयार कर रहे हैं। जो आपने नीचे सॉस देखी है हमारी, ये सब होममेड हैं, सब हमने खुद रेडी किए हैं। जितने सॉसेज आपके देखे हैं और जितने आपने स्पाइसेस देखे हैं, एवरीथिंग ईच प्रोडक्ट्स हमारे अपने बने हुए हैं। अच्छा, जैसे आप हमें बताएं जो मीट है आप बाहर से ले रहे हैं या आप अपना मीट जो है आपका अपना फार्म है? सर मीट हम सारा ले रहे हैं ट्राइबल एरिया से। अच्छा, उसकी रीज़न ये है कि ट्राइबल एरिया में जो हिली एरिया में एनिमल्स ट्रैवल करते हैं उनके मीट का और लोकल फार्म हाउस की मीट का बहुत फ़र्क है। ये जितना बेक होता है ये चीविंग में हार्ड हो जाता है, वो टेंडर हो जाता है और वो जूसी है और आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत जल्दी है आप हजम हो जाता है। अच्छा न्याजी साहब, हमें बताएं कि टाइमिंग्स क्या आपकी? लंच हमारा दिन 12 बजे स्टार्ट हो जाता है और डिनर रात 12 बजे तक क्लोज होता है जी। हमारे साथ मौजूद है शेफ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो यहाँ पे आप क्या क्या तैयार करते हैं? सर हमारे पास है बेक मीट है। बेक मीट में हमारे पास बीफ है और लैम है। लैम में हमारे पास है 3 ऑप्शन। बीफ ब्रेस्केट है सर, बोनलेस पार्ट है, उसमें सर फैट भी है 20% 15%। तो इसके बाद हमारे पास है बीफ रिब्स, शॉर्ट रिब्स, चांपो वाले है सर। तो उसके बाद जो हमारे पास है बीफ शैंक, बोन मेरो वाला है सर। ये 3 ऑप्शन हमारे पास बीफ में है। इसके अलावा हमारे पास लैम में 4 कट्स है। लैम नेक है सर, लैम शोल्डर है, लैम रिब्स है एंड लैम शैंक है सर। और चिकन का ऑप्शन भी हमारे पास है सर। अच्छा साहब, आप बताएं ये तैयार कैसे करते हैं? सर इसको हम हल्का मैरिनेशन लगाते, इसको 15 to 20 आवर बेक करते स्लो हीट पे सर। तो इसके बाद फिर इधर जब डिस्प्ले पे आ जाते सर, यहाँ पे काउंटर पे सर, इस पे फिर आपकी अपनी चॉइसेस है, आप और मसाला भी ऐड करवा सकते हैं। ये सर आगे सी सॉल्ट, ब्लैक पेपर, शिप स्पेशल स्पाइस एंड हनी। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा सॉसेज हैं, ठीक है, इसके साथ वेजिटेबल्स हैं, सैलड्स हैं, मैश पोटैटोज़ हैं और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्लेटर लग रहा है, देखने में तो बहुत मज़ेदार लग रहा है। तो चलिए ट्राई करते हैं जी। देख रहे हैं आप खाना आ चुका है इस टाइम और खाना बहुत मज़ेदार लग रहा है, गर्मा गर्म। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है जब ये बन रहा था। और जैसे कि आप देख रहे हैं सॉसेज, सैलड, मैश पोटैटो, रायता, राइस सब कुछ आ चुका है। बीफ ब्रिस्केट और वाइट हाफ बेक्ड चिकन आ गया। तो मैं तो ट्राई करने लगा हूँ अभी। देखिए एक माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और टेंडर और सॉफ्ट। ट्राई करते हैं। बहुत आला, क्या बात है। इतना नरम और लेस स्पाइसी और टेंडर जूसी मैंने बीफ आज तक नहीं खाया। और सबसे मज़े की बात इसकी ये कि ये टेंडर है, इतना नरम है कि मुंह में जाते ही घुल जाता है। अगर आप मीट लवर हैं तो ये जगह आप लोगों के लिए है, मस्ट ट्राई करें। एक्सप्रेसो के अगले फूड सेगमेंट के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है और आखिरी हिस्से में यूजुअली हम एक्सरसाइज आपको दिखाते हैं। आज भी फैसल भाई हमारे साथ मौजूद हैं और कौन सी एक्सरसाइज बता रहे हैं मुझे से पूछ लेते हैं। सो ओवर टू यू फैसल जी। तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो हमारी बॉडी के उस पार्ट का होगा जिसके रिजल्ट सबसे ज़्यादा स्लो हैं। तो आप जो वर्कआउट होगा वो होगा एब्स का। तो एब्स वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ का आपने ख्याल करना है, एक मिस्टेक से आपने अवॉइड करना है कि आपने पूरा वीक एब्स का वर्कआउट आपने बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जब आप पूरा वीक ही मसल्स को एंगेज रखते हैं
तो इसको रेस्ट नहीं मिलती, फिर आप रिकवरी पे मसल नहीं जाता, फिर आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट भी नहीं मिलते। तो हम स्टैंडिंग पोजीशन में सारा एब्स का वर्कआउट अभी कवर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप पोजीशन ले लेंगे, आप बिल्कुल चेस्ट के इक्वल, ना हाइट पे जाएंगे ना लो पे रहेंगे, बिल्कुल इक्वल। ये बिगनर लेवल के लिए मैं बता रहा हूँ, फिर एडवांस लेवल के लिए भी करके बता देते हैं। तो आप बिल्कुल इसको टेस्ट करेंगे। 3, बिल्कुल आप इसको थोड़ा तेज़ भी कर सकते हैं, ये बिगनर लेवल के लिए बता रहा हूँ। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं तो आप इसकी चेंज कर लें, आप इसको थोड़ा। और अगर आप एडवांस लेवल पे वर्कआउट कर रहे हैं तो फिर आप बिल्कुल इस तरह इसको मूव कर सकते हैं। आप ग्रिप भी कर सकते हैं इसको। 2, इसी तरह आप दोनों साइडों पे। 3, 4, हम स्लो कर रहे हैं, आप थोड़ा इसको फास्ट भी कर सकते हैं। और ये 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट मूव हमारी होगी साइड क्रंचेस के लिए। तो उसके लिए हमने ये है बिगनर्स के लिए, दोनों साइड पे मूव करेंगे। 2, 3, ये हो गए एडवांस के लोगों के लिए। सेम रिपीट करेंगे। ये आपकी साइड क्रंचेस, और फिर हम करेंगे स्टैंडिंग क्रंचेस। स्टैंडिंग क्रंचेस भी ये बिगनर्स के लिए मूव है। और नेक्स्ट मूव करेंगे एडवांस के लिए। वो क्या होगी? ये 3, 4, 5, 6। नेक्स्ट मूव हम करेंगे, आप डंबल से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन पहले बिगनर्स के लिए करके दिखाते हैं। आप इसको यूं हैंग भी कर सकते हैं। ये 2, 3, 4, 5। आप इसको वेट बढ़ाना चाहिए अगर, तो आप 2, 3। जी फैसल भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हम इतने महव थे आपकी एक्सरसाइज देखने में कि हम भूल ही गए कि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। सो आई होप कि जो एक्सरसाइज, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात फैसल भाई ने की कि आप मसल को रिकवरी का टाइम ज़रूर दें। अगर आप मुसलसल से इस्तेमाल में रखेंगे तो फिर आप रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस। इससे पहले कि हम प्रोग्राम खत्म करें जी, 2 स्टोरीज हमारे पास, दोनों स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं। एक अच्छी है, एक थोड़ी अच्छी नहीं है। भारत ने पाकिस्तान को डबल्स के अंदर भी शिकस्त दे दी। डेविस कप टाई आपको मालूम है पाकिस्तान के अंदर खेला जा रहा था। द गुड पार्ट वॉज कि भारत की टीम पाकिस्तान आई, द बैड पार्ट है कि पाकिस्तान मैच नहीं जीत सका। भारत ने पाकिस्तान को इस टाइम में सिर्फ सभी मैचेस के अंदर इनफैक्ट, और बिलखुसूस जिस मैच की बात हम डबल्स की करें, 3-0 से हरा दिया। पाकिस्तान के अकील खान और मुजम्मिल मुर्तज़ा की जोड़ी को डबल्स में शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारत ने 6-2 और 7-6 से कामयाबी हासिल की। भारत का पाकिस्तान के खिलाफ डेविस कप में रिकॉर्ड इसके बाद मजीद मजबूत हो गया है। भारत ने पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 8 बार डेविस कप में शिकस्त दी है। और इस टाई के पहले दिन एहसामुल हक और अकील खान को भी सिंगल मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ियों के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। सो नॉट सो गुड, लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान के अंदर ये टेनिस खेलते हमें लोग नजर आए। ये मनाजिर अच्छे थे। चले कोई बात नहीं, अगली बार से पाकिस्तान सुपर लीग की बात करेंगे। सीजन 9 की टिकट्स की फरोख्त 6 फरवरी से यानी कल से शुरू होगी। टिकट्स की कीमत 500 से लेकर 15,000 रुपए तक होगी। कौन सा वाला ले रही है? मैं नहीं जा रही। अच्छा, अब जा ही नहीं। पीसीबी तर्जुमान के मुताबिक शायकीन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन टिकट्स बुक कर सकते हैं, जबकि फाइनल का टिकट 1000 रुपए से 8000 रुपए तक दस्तयाब होगा। टूर्नामेंट का आगाज आपको पता है कि 17 फरवरी को होगा और इफ्तिताई मैच कज़ाफी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होगी। जबकि फाइनल 18 मार्च को कराची में खेला जाएगा। पहले मरहले में मैच लाहौर और मुल्तान में खेले जाएंगे, जबकि दूसरे जो फेज है उसके अंदर कराची और रावलपिंडी के अंदर ये मैचेस खेले जाएंगे। सो टिकट्स आपको कल से मिलेंगी, ऑनलाइन बुकिंग स्टार्ट कर दें। ठीक है, मैं दूसरी जानिब ये किट्स देख रहा हूँ। हाँ, नई किट्स रिवील कर दी गई हैं और ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की नई किट है। इसमें हमें
इस वक्त नसीम शाह नजर आते हैं, देन बाबर आजम प्लेइंग फॉर ज़ल्मी आई बिलीव, उनकी नई किट रिवील कर दी गई है। ज़ल्मी की तो इट लुक सेम, कोई मतलब कोई डिफरेंट नहीं है इस दफ़ा किट्स के अंदर, ये थोड़ी डिफरेंट मुझे नज़र आ रही है। और दूसरी जानिब ये कराची किंग्स, मुल्तान सुल्तान्स एंड तमाम टीम्स बड़ी एक्साइटेड है, लेकिन ये जो किट्स है इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ऑन पेपर बहुत अच्छी लग रही है, और PSL की एक रिवायत ये भी रही है कि जो टीम ज़्यादा तगड़ी नजर आती है ना वो हार जाती होती है, तो लेकिन अल्लाह ना करे। और ऑल्सो माई सपोर्ट फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। लाहौर कलंदर्स, चलिए जी प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह आपसे हम कल फिर मिलेंगे। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज।